तो हेलो भाई लोग मान लो, तो आप देख रहे हैं आपका मेरा दोनों का चैनल ओवर पावर स्टडीज। मैं हूं आपका होस्टर दोस्त। तो आज हम लोग करने वाले क्लास 9 साइंस का एक और टॉपिक, ग्रेविटेशन। तो ये ग्रेविटेशन चैप्टर में लोग क्या क्या देखना है, तो यहाँ पे आपको पूरा एक समरी मिल गया है। और ग्रेविटेशन में सिर्फ हम लोग ग्रेविटी के बारे में नहीं पढ़ना है, एक और चीज के बारे में पढ़ना है जो कि हमारा फ्लोटेशन। क्योंकि सीबीएसई ने सोचा कि बंदे लोग आराम से पढ़ लेंगे बाकी चैप्टर, तो किसी में तो तंग करना है ना, तो लोग तंग करो। तो इसमें फ्लोटेशन जो है उस थोड़ा मतलब यहाँ पे आपको ये आपको लास्ट में देखने मिलेगा। बट जो ग्रेविटेशन पार्ट है बहुत मतलब इसे बहुत कुछ है आपको, और इसको अगर आप समझ ही नहीं तो फ्लोटेशन में आपको कुछ कुछ फॉर्मुलेज में आपको दिक्कत होगी। ठीक है, वैसे फ्लोटेशन एक तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। वो कैसे रिलेशन होगा वो आप लोग को आगे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में भैया कुछ समझ नहीं आया तो आगे हम देख के क्या करेंगे, पूरा देखियो, है ना। तो इसका आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन पहले दे देते हैं। तो इंट्रोडक्शन क्या है, तो ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो एक टाइप का अट्रैक्टिंग फोर्स है। मतलब वो दो ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है एक दूसरे में, ऐसे कि ये दो हाथ है मेरा, ये दोनों अट्रैक्ट होगा। रिपेलिंग फोर्स भी होता है, जैसे मैग्नेट में रिपेलिंग फोर्स भी होता है ना। वैसे आप ग्रेविटेशन को एक तरह से समझ सकते हो कि ये मैग्नेटिक फोर्स टाइप का ही है। बट इसमें मैग्नेट का काम कौन करता है, दो ऑब्जेक्ट जिसके पास हो मास। ठीक है, समझ रहे हो ना, कि जो भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि मेरे पास कुछ मास है, आपके पास कुछ मास है, इस मार्कर के पास कुछ मास है, इस बोर्ड के पास कुछ मास है, तो हम सबके बीच में एक टाइप का फोर्स है। वो कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स। वैसे ग्रेविटेशन बोलने में मजा नहीं आता, कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स। ये चीज बोलने में ज्यादा मजा आ गया, है ना। बट हम लोग का बीच में इतना कम फोर्स है ना, तो ये कौन सा टाइप का फोर्स हुआ, एक टाइप से वीक फोर्स हुआ, है ना। देखिए एकदम मतलब हाथ से छूट भी जाएगा तो हमारे पास तो अट्रैक्ट नहीं हो रहा, नीचे जा रहा अर्थ की ग्रेविटी की तरफ। हमारे पास भी तो कुछ मास है बट हमारे पास भी नहीं हो रहा, क्योंकि ये बहुत टाइप का बहुत वीक फोर्स माना जाता है ग्रेविटेशन फोर्स, है ना। और जो ये चीज है वो किस लॉन्ग डिस्टेंस तक ये काम करता है। जैसे कि सन से हमारा अर्थ हुआ इतना दूरी पर है, फिर भी ये ग्रेविटेशन फोर्स तो काम कर रहा है ना। तो उसके बाद जो है ये ग्रेविटेशन फोर्स हो गया आपका। और यूनिवर्सल लॉ आया इसमें। तो यूनिवर्सल लॉ जो है हमारा न्यूटन बाबा की जय कर, तो न्यूटन बाबा ने ही यूनिवर्सल लॉ दिया। बट क्या पहले न्यूटन बाबा ने दिया, वो सेफ गिरने से पहले भी इसका एक्सपेरिमेंट चल रहा था। इसमें देखिए आपको यहाँ पे गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट भी होगा। तो गैलीलियो तो न्यूटन के पहले थे ना, मतलब समझ रहे हो ना कि न्यूटन बाबा के पहले से ही, वही 400 साल पहले से इसका ऊपर भी रिसर्चेस चल रहे थे टॉलेमी के टाइम से, है ना। उसके बाद इसका जो एक यूनिवर्सल लॉ, जैसे कि हम लोग देखे थे फोर्स में एक कांस्टेंट था के, बट उसका वैल्यू 1 आया तो इसलिए हम लोग के को उतना ध्यान नहीं देते थे, है ना। एफ इजिकल्स टू के एम ए होता, बट के इजिकल्स टू 1 इसलिए के को हम लोग हटा देते हैं। बट यहाँ पे जो है उसका एक कांस्टेंट आता है जिसका वैल्यू समथिंग है, वो कितना वो हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, तो इसलिए उसका जो कांस्टेंट है उसके ऊपर थोड़ा हम लोग डिस्कशन होगा, उसका यूनिट्स के बारे में डिस्कशन होगा, वगैरह वगैरह होगा। ठीक है, और फिर जो ग्रेविटेशन का एप्लीकेशन, नेचुरल एप्लीकेशन कहाँ कहाँ देखते हैं, जैसे कि हम लोग सीधा खड़ा ही एक एप्लीकेशन हो गया, फिर बहुत कुछ होता है वो सब हम लोग देखेंगे। सब यहीं पे देख लो, तो आगे क्या देखना चैप्टर में, हमको भी तो थोड़ा यूज चाहिए ना, तो आगे तक देखो। फिर इसमें कुछ समथिंग एक्स्ट्रा में क्या देखेंगे भैया, तो वो आपको यूनिवर्सल लॉ, जैसे हम लोग उसके ऊपर इस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, उसके बाद उसी टॉपिक के बेस से इस पे न्यूटन बाबा ने एक अपना आइडिया कहाँ से लिया था, वही पुराने लोगों में से कौन से व्यक्ति से आइडिया लिया था, वो व्यक्ति के बारे में लोग यहाँ पढ़ेंगे, वो व्यक्ति था कौन। ठीक है, किसी को पता तो अभी कमेंट में बताइयो, है ना। फिर एक और चीज जो फ्री फॉल, ये चीज, ये क्या हुआ, फ्री फॉल हुआ मार्कर का, तो ये क्या, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। फिर फ्री फॉल के ऊपर में ही है, फ्री फॉल के बारे में ही आपका एक गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट है। फिर फ्री फॉल में ही आपका ये ग्रेविटी वाला टॉपिक भी फ्री फॉल में आता है। फिर क्या ग्रेविटी हर जगह सेम रहता है, जैसे कि मून पे देखते ग्रेविटी अलग है, हमारे अर्थ पे ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी वैसे बोले तो ग्रेविटेशन एक फोर्स है, बट जो ग्रेविटी है जैसे कि हम लोग जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए, यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आपका क्या होगा, ये ग्रेविटी, ग्रेविटी आपका है एक्सेलरेशन है। ठीक है, ये हुआ आपका ग्रेविटी। उसके बाद जो है आपका क्या, फिर मास और वेट पढ़ना, जो कि हम अभी तक मास मास चिल्ला लेते हैं, आपको फोर्स में ही आपको बताते हैं कि मास और वेट अलग अलग चीज होती है। तो वेट क्या चीज है वो भी हम लोग यहाँ पे आराम से हौले हौले देखेंगे, है ना। और फिर हमारा जो है फोर्स ऑफ प्रेशर देख लेंगे। फिर फोर्स ऑफ प्रेशर से रिलेटेड है आपका, वैसे थोड़ा बहुत बॉयंसी जो है ना,
बॉयंसी बोला जाए तो ये हो गया आपका लिक्विड प्रेशर, जो वाटर हो गया या ऑयल हो गया या फिर आप जो भी लिक्विड देखते हो, ग्रीस वगैरह वगैरह, ग्रीस कहाँ से आ गया, मरकरी जो लिक्विड है ना, तो वो कौन सा फोर्स प्रेशर लगाएगा, वो बॉयंसी लगाता है, यानी कि फ्लूइड प्रेशर। और जो आपका एयर प्रेशर तो वैसे एटॉमिक प्रेशर बोलते हैं ना उसको, और जो फ्लूइड प्रेशर होता है उसको बॉयंसी बोलते हैं। फिर बॉयंसी जो चीज है उसको कैलकुलेट कैसे करते, तो उसके लिए हमारे एक और साइंटिस्ट थे पुराने जमाने में, आर्किमिडीज, जिसका कहानी बहुत दिन सुना होगा। क्या कहानी था, किसी को याद है कि बता दे? बताते हैं, अभी मजा आएगा ना। तो उसमें था क्या कि एक राजा था, तो अपना एक मुकुट बनाने के लिए कुछ मतलब कि कुछ केजी सोना दिया था। किसको? एक जो हमारा गोल्ड स्मिथ होता है ना, सुनार, उसको दिया था। तो उससे बोला गया था कि अब कि तुमको इतना सोना दिया गया, तुम इससे मुकुट बनाओ, है ना। तो उस बंदे ने मुकुट बनाया, बट क्योंकि हमारा इंसानियत का एक जो छोटा सा पहलू है, लालच, उस लालच की वजह से तो सबको ये मतलब कुछ ना कुछ सोना तो वहां से निकाल ही लेगा। तो वो जब सोना निकाला तो उसको, राजा को तो शक था बट वो कंफर्म नहीं था, और उसको इतना भी नहीं पता था कितना सोना निकाला। तो जो राजा के दरबार में आर्किमिडीज भी थे, उसका मतलब दरबारी थे, है ना। तो उस टाइम जो है आर्किमिडीज बहुत बड़े मतलब वहां के मैथमेटिशियन माने जाते थे, ग्रीक मैथमेटिशियन। तो उनको बोला गया कि तुम्हें पता लगाना है कि इस बंदे ने क्या क्या यहाँ से झोल किया है, कितना सोना यहाँ से घपला हुआ यहाँ से, वो तुमको पता लगाने का है। तो फिर और क्या होगा फिर, और बोला गया कि उसको कि अगर तुमने इसे पता नहीं किया कि कितना केजी है एग्जैक्ट अमाउंट में, तो भैया तुम्हारा गर्दन मेरा तलवार, कहानी खत्म। ठीक। तो इसी को लेकर आर्किमिडीज बेचारा टेंशन में था। तो टेंशन में होते होते वो क्या गया ना, तो टेंशन में वो दिन भर यही इसी के बारे में सोचता रहता था कि हम कैसे पता करें। तो एक बार हुआ क्या कि बंदा क्या कर रहा था, मस्त गया सुबह सुबह नहाने, मस्त नहीं, टेंशन में गया, वैसे उसका टेंशन था वही, क्योंकि लगभग लास्ट डे था। ठीक है। तो उसके बाद हुआ क्या कि जब से वो अपना बाथटब में के अंदर बैठा, मतलब फुल था बाथटब उसका, लगभग पानी ज्यादा भर गया था वैसा में, जैसे ही वो अपना बैठा तो उसने क्या नोटिस किया, जैसे कि हम लोग भी देखते हैं जब हम लोग बाल्टी के अंदर हाथ वगैरह डालते हैं या मग को ऐसे उल्टा कर डाल देते हैं, तो क्या जितना आपके मग का अंदर का जो एरिया, एम्प्टी एरिया होता है, वो क्या करता है, निकल जाता है ना वाटर का। तो वही चीज उन्होंने भी नोटिस किया कि इसका जितना आपका होगा, आपका जितना वॉल्यूम अंदर जाएगा, उतना ही आपका जो है पानी क्या करेगा, पानी बाहर निकलेगा, है ना। और वो चीज क्या था, हर फ्लूइड के लिए होता था, हर फ्लूइड का, बस उसमें एक चीज जो आपका डिफरेंस होता था, उन्होंने बताया कि इसका जो है कि आपका, कि जैसे कि कोई फ्लूइड हुआ, ठीक है, फ्लूइड जैसे कि ये ऑयल हुआ, तो ऑयल का जो डेंसिटी वगैरह जो हम लोग आगे देखेंगे तो आपको ये चीज समझ में आएगा कि ऑयल का डेंसिटी से जो कम होगा, वो जितना अंदर जाएगा उसको मतलब वो आगे आपको अच्छे से समझ में आएगा। बट ऐसे ही एक कहानी कंटिन्यू करते हैं, उतना टिप नहीं जाते भाई। ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा कि उनका जितना बॉडी आपका अंदर गया, उतना ही पानी उससे वाटर का जो टब था, बाथटब, उससे बाहर निकल गया। तो इसी से उन्होंने एक मतलब ऑब्जर्वेशन के थ्रू एक आइडिया सोचा कि भैया कि हम जितना अंदर जा रहे हैं उतना ही पानी बाहर निकलेगा। उसके बाद हुआ क्या, उतना खुश किया अब इससे तो भैया हमको पता चल जाएगा कितना सोना का मिलावट किया उस सोनार ने, है ना। तो इसी के कारण उन्होंने क्या किया कि बाथटब से नंगा उठ के, नंगा मतलब नंगा समझ रहे हो, बिना कुछ कपड़ा, ना चड्डी ना कुछ, भाग गया वहां से, बाथटब से निकला, दौड़े दौड़े गया, और क्या चिल्ला रहा था, यूरेका यूरेका ना, ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब हो गया मिल गया, उसका मतलब होता है ना यूरेका का। तो उसके बाद उस राजा के पास जाता है और फिर वहां पे शायद कपड़ा वगैरह पहनता होगा, क्या पता। उसके बाद उसको ये सेम चीज करके, मतलब वो कुछ सर्टेन टाइप का फ्लूइड लेता है, जरूरी नहीं कि वो वाटर ही ले, ठीक है। तो उसमें कुछ अलग टाइप का फ्लूइड वगैरह लेके क्या करता है वहां पे, वो बताया, मतलब कैलकुलेशन वगैरह कुछ होता है यहाँ पे, आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल में आते आते समझ में आएगा कौन सा कैलकुलेशन होता है। उस कैलकुलेशन के थ्रू फिर क्या पता करता है वहां से कि भैया इसने इतना केजी सोना या इतना रेशियो में सोना को मिलावट की है वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद उस आर्किमिडीज का गला बच जाता है, फिर वो सोनार का गला और राजा का तलवार एक हो जाता है ना, ठीक है। तो जनरल हो गया। फिर ये तो आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल, उसी के ऊपर बेस्ड है, हम लोग को इसमें अच्छे से पता चले कि वो कौन सा कैलकुलेशन था वगैरह वगैरह, ठीक है। और जो उसका डेंसिटी है, डेंसिटी का जो आपको अभी हम चीज बताए थे कि डेंसिटी समझ लियो एक बार कि वो एक टाइप से का मास से रिलेटेड होता है,
ठीक है, वो मास से रिलेटेड है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि सोना कि आपका जो है पानी में जो है तेल तैरता है, ऑयल जो है आपका उस पानी पे फ्लोट करता है, तो वैसा क्यों होता है? वैसा इसलिए होता है कि भैया आप क्या होगा वहां पे वाटर कि ऑयल का डेंसिटी जो है वाटर से कम है, या फिर आप बोल सकते हैं कि ऑयल को अगर आप 1 लीटर वॉल्यूम में 1 लीटर आप लोग समझते हो ना, 1 लीटर, तो 1 लीटर वॉल्यूम, ये वॉल्यूम आपका ना, वॉल्यूम क्या होता है, वही सिंपल वॉल्यूम है। तो या फिर 1 लीटर बोलो या फिर 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम बोलो, तो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में आपका जितना ऑयल आएगा उसका वजन 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम पर वाटर का वजन से कम होगा, वो हो गया आपका डेंसिटी। वो आपको हम एक जनरल एग्जांपल बताते हैं, तो इसको आप जनरल समझ लो कि एक स्क्वायर बॉक्स में, एक स्क्वायर बॉक्स हुआ, उसके अंदर मॉलिक्यूल का कितना भसड़ मचा हुआ है, वो चीज है भसड़। मतलब समझ रहे हो ना, कैरी बनाते सब देखता होगा, वैसा नहीं कोई शरीर बंदा तो है नहीं, है ना। तो जितना आपका जितना ज्यादा पार्टिकल्स होगा उसको उतना ज्यादा डेंसिटी होगा, जितना कम पार्टिकल्स होगा उतना कम डेंसिटी होगा। बट बशर्ते एक चीज होता है कि उसमें आप दोनों का जो है क्या वॉल्यूम सेम रखना होगा, तब आप लोग डेंसिटी का डिफरेंस समझ लाओगे। तो वो चीज हम लोग आगे देखने वाले, वैसे उतना अभी समझ नहीं आया तो उतना डरने की बात नहीं है भैया, आगे चलेंगे ना, एकदम लास्ट टॉपिक है, आराम से बिना टेंशन, ढेर सारा टॉपिक को समझते समझते इसको समझेंगे। क्योंकि इस टॉपिक में आप देख सकते हो इतना सारा चीज है, इसमें टाइम तो बहुत लगेगा, लगभग मेरे ख्याल से 1.5 से 2 घंटा का इसका लेक्चर बनने वाला है। वो तो स्टार्टअप नहीं, अभी 11 मिनट का बन गया ना। तो भैया तो इसके लिए आपको जो है सिंपल में दिमाग में रखियो कि आप लोग को एक चीज एक बार में अगर कोई चीज समझ नहीं आए तो उसको रिपीट करके देख लियो एक बार। और हाँ, इसको एक काम करना कि 1.5-2 घंटा बनेगा, तो इसको आराम से समझने के लिए क्या करियो, पहले आप लोग यहाँ तक पहले इसका वीडियो देख लेना, इंट्रोडक्शन वगैरह तो हो गया, कॉन्स्टेंट तक वीडियो देख लियो, उसके बाद यहाँ तक ग्रेविटी और ग्रेविटी तक देख लियो, या फिर वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी तक देख लेना। फिर मास वेट और फोर्स एंड प्रेशर तो तुरंत हो जाएगा, उसका ज्यादा ध्यान नहीं, तो उसको फिर अगले दिन देखना। उसके बाद जो फ्लोटेशन का पार्ट आएगा ना, तो उसमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल तक देखना, उसके बाद आप लोग उसके ऊपर थोड़ा विचार करना और फिर डेंसिटी को देख लो, ठीक है। ऐसे करके आप लोग देखना तो आपके लिए भी इजी पड़ेगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कौन सा अपना यूनिवर्सल लॉ पर। तो ये जो हमारा यूनिवर्सल लॉ है क्या, ये हमारा हैशटैग न्यूटन नाबा कीजिए, क्योंकि न्यूटन नाबा ने ये दिया था जब उनके ऊपर माथे पर से गिरा तो उसके बाद चालू किया था रिसर्च, उसी टाइम ने बताया था, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो हम लोग इसको किससे इंडिकेट करते हैं, एफ जी से, एफ जी यानी फोर्स और ये ग्रेविटेशन हो गया, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। जैसे कि हम बताए थे आपको कि दो मास कंटेनिंग ऑब्जेक्ट के बीच का फोर्स को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, है ना। ये कब एग्जिस्ट करेगा ग्रेविटेशन, जब दो ऑब्जेक्ट के पास मास हो, है ना। तो उसी जो मास हो गया, जैसे कि हमारा ये हो गया ऑब्जेक्ट m1 मान लेते हैं इसको, इसका मास m1, इसका m2, मास 2, ये ऑब्जेक्ट ए है ऑब्जेक्ट बी है, तो मास 1 इंटू मास 2, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट m1 इंटू m2 हो गया। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि इनवर्सली यानी कि वो जाएगा बाई में, आपका पता ही है ना, मैथ्स जनरल मैथ्स सही है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, जैसे कि इन दोनों का बीच का डिस्टेंस। हाँ, बट आपको यहाँ पे एक चीज हम लिखना बोलेंगे, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस यानी कि किसका डिस्टेंस, उन दोनों के सेंटर से डिस्टेंस। हम लोग ग्रेविटेशन जब भी हम लोग डिस्टेंस का मेजरमेंट करेंगे ना, जैसे कि मेरा ग्रेविटेशन मापेंगे तो मेरा जो यहाँ पे जो हमारा नाभि होता है उसको हम लोग सेंटर मान सकते हैं, ठीक है। उस सेंटर से हमारा जो है अर्थ का डिस्टेंस वो हो जाएगा, हमारे सेंटर से अर्थ के सेंटर तक का डिस्टेंस नापा जाता है, ओके, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की लेने के लिए। बट क्योंकि हम लोग यूनिवर्स को एज अ हाईली एक्यूरेटली नहीं देखते हैं, तो वहां पे हम लोग जनरली हमारे पांव से ही नापते हैं, ठीक है। जैसे तो बट फ्रॉम द सेंटर हम लोग को नापा जाता है, इसलिए हम लोग देखो यहाँ पे सेंटर से हमने आपको यहाँ पे शो किए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर, या फिर हम लोग सिंपल जनरल हम लोग किसके केस में लेते हैं, अर्थ वगैरह के केस में, तो हम लोग डिस्टेंस क्या मान लेते हैं, आर, है ना, तो आर का स्क्वायर, ठीक है। हम लोग क्या लेते हैं जनरल ग्रेविटेशन में, प्लैनेट्स को ज्यादा लेते हैं, इसलिए हम लोग उसको आर मान लिए, ताकि हम लोग को याद रहे कि रेडियस है भैया, है ना। बट आप लोग क्या रखना है, यहाँ पे आर क्या शो कर रहे हैं, डिस्टेंस, आर क्या है यहाँ पे डिस्टेंस हो गया, बट कहां से डिस्टेंस है, सेंटर टू सेंटर, ओके।
अब यहाँ पे देखिए ये तो जो दो इक्वेशन बना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, सिंपली क्या करना भैया, इसको कंबाइन कर दो। कंबाइन कर दोगे तो ये बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, यहाँ से तो फॉर्मूला तो नहीं मिला भैया, यहाँ पे तो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इक्वल टू पुट कर दो। इक्वल टू पुट करोगे तो एक कांस्टेंट लाना पड़ता है। यहाँ पे हम लोग ग्रेविटेशन के टर्म पे पढ़े तो सिंपल है कि जी बैठा देते कैपिटल बड़ा जी, ठीक है, इंटू कर देते हैं इसको m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। ये आपका ग्रेविटेशन का फॉर्मूला हो गया। और इस बड़े जी को क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये भैया जी ये हमारा कांस्टेंट हो गया यहाँ पे, इसको हम लोग बड़ा जी को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। और ये फॉर्मूला जो है आप ना केवल अभी के लिए, और ये जो स्टेटमेंट है ना केवल अभी के लिए, बट आपको 11th से सेम चीज वापस पढ़ना होगा, ठीक है। आप जिसका जो पूरा 9th का सिलेबस वो 11th में वापस रिपीट होने वाला है, ये चीज दिमाग में रखियो, है ना। तो ये हो गया आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया, फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। कैपिटल जी लिखना, स्मॉल जी लिखोगे तो उसका मतलब अलग होगा, उसका मतलब हो गया ग्रेविटी हो गया, जो हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। और भैया इस कांस्टेंट का कुछ वैल्यू है क्या, हाँ है, जरूर है, लेकिन कितना वैल्यू है, बहुत ही ज्यादा छोटा वैल्यू। कितना है आपका 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। ये इसका आपका वैल्यू देखो -11 वैल्यू, मतलब समझ लो कितना छोटा है। तो इसका मतलब अगर आप 1 लोगे, दोनों का मास 1 kg लोगे और इसका 1 डिस्टेंस लो है 1 मीटर लोगे, तो आपका जो है ग्रेविटेशन फोर्स इतना निकलेगा। और इसका जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो है वो ऐसे ही इसका वैल्यू निकाला गया था, 1 kg मास, यहाँ से रेडियस आपका 1 मीटर लिया गया था। उसके बाद जो उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो आपका डिस्टेंस निकाला गया, मतलब फोर्स निकाला गया, सॉरी फोर्स निकाला गया, वो आपका समथिंग इतना आया। वैसे ये चीज हम आपको बहुत ही रैपिड बता देंगे। देखो सिंपली समझो, जब आप जैसे कि एक 1 kg बॉल को लेते हो, दूसरा 1 kg बॉल के लेते हो, और दोनों के बीच में जब आप डिस्टेंस 1 मीटर का रखते हो, तो कोई भी ऑब्जेक्ट के बीच पर में कितना ग्रेविटेशन फोर्स रहेगा, तो वो आपका इतना हो जाएगा ना। आप यहाँ से कैलकुलेट भी कर सकते हैं, यहाँ 1 पुट करो, यहाँ 1 पुट करो, यहाँ 1 पुट करो, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जगह इतना पुट कर दो, आ जाएगा आपका। और इसका यूनिट क्या होता है, अगर आप यहाँ पे जी पुट करते हो तो इसका यूनिट क्या होगा, तो यूनिट देखो, कांस्टेंट के ऊपर अब डिस्कशन चालू हो गया वैसे, ठीक है। तो यूनिट देखो कैसे होगा आपका, जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, एफ जी इज इक्वल टू क्या था, एफ ही लिखा ना, फोर्स है, जी m1 m2 आर। तो अब अगर आप जी निकालते हो, जी क्या आएगा आपका, एफ इंटू आर स्क्वायर बाई m1 इंटू m2, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं भैया, है ना। तो अब फोर्स का क्या होता है यूनिट, न्यूटन, रेडियस यानी कि डिस्टेंस ही हो गया, तो यूनिट क्या हुआ, मीटर, मीटर का क्या स्क्वायर, बाय क्या केजी इंटू केजी यानी कि केजी स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा आपका, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये हो गया आपका ग्रेविटेशनल यूनिट। बहुत अटपटा यूनिट है जानते हैं, बट मजा आ जाता है बोलने में। कि आपको पूछा भी जाता है 1 मार्क के क्वेश्चन में कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी या फिर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आपको ऐसे कैपिटल जी लिख के पूछा जाएगा कंफ्यूज करने के लिए, ठीक। लेकिन उसका मतलब कैपिटल जी का मतलब क्या हुआ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूजीसी, ठीक है। तो उसको अगर आपको उसका वैल्यू जब आप बताइएगा तो क्या लिखना है वहां पे, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। ये चीज आप लोग को थोड़ा दिमाग में रखने का है। और इसका वैल्यू कौन दिया था, न्यूटन बाबा ने नहीं दिया था इसका वैल्यू, उन्होंने बस इतना इक्वेशन बता के मतलब ये स्टेटमेंट देकर छोड़ दिया था। इसका वैल्यू किन भाई ने दिया कि 6.67 टू 10 टू पावर -11 होता है, ये किन्होंने दिया था, तो एच कैवेंडिश या फिर हेनरी कैवेंडिश, ठीक है। हेनरी कैवेंडिश ने इसका वैल्यू दिया था, ठीक है। हर कुछ न्यूटन बाबा ने नहीं किया, जैसे कि हम आपको पहले ही बताया था कि न्यूटन बाबा के पहले बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे, और न्यूटन बाबा के बाद ये साइंटिस्ट ने दिया, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। और उसके अलावा जो आपको एक जो चीज है जो आपको समथिंग एक्स्ट्रा में पढ़ने का,
वो चीज बताते क्या है। तो जो हमारा एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², ये चीज कहां से आएगा? क्योंकि हम लोग तो यहाँ पे जनरल डिस्कशन में क्या पढ़ रहे थे कि ग्रेविटेशन जो दो मास वाले ऑब्जेक्ट के बीच में होता है ना, दो मास वाले ऑब्जेक्ट के बीच में होता है। बट ये रेडियस का फंडा या फिर डिस्टेंस का फंडा किसने दिया था, कहां से उठाया था इन्होंने? तो हम लोग समथिंग एक्स्ट्रा में एक शॉर्ट साइंटिस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम अगर आपको पता नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी हम बता दे रहे उसका नाम। तो उन व्यक्ति का नाम है, महान व्यक्ति का नाम केपलर। ठीक है, केपलर है। तो उन्होंने भी 3 लॉस दिए थे, केपलर लॉस ऑफ प्लैनेटरी मोशन में। वैसा उनका एक मतलब लॉ बोला जाता है उसको कि केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो उन तीनों लॉ को हम लोग देख लेंगे थोड़ा सा, उससे आपको एक थोड़ा एक एक्स्ट्रा आइडिया रहेगा। अगर आप आगे इन फ्यूचर 10th के लिए एनटीएससी वगैरह प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें आपको मदद मिल जाएगा उससे, क्योंकि उस टॉपिक से थोड़ा बहुत क्वेश्चन आते हैं एनटीएससी वाले में, है ना। तो वो जो है एफ ये वाला चीज को न्यूटन बाबा ने एक और साइंटिस्ट से लिया था, जो कि हमारे थे सर केपलर से, है ना। और वगैरह वगैरह है, बहुत कुछ है आगे। और जो है आपको जो 2-4 चीजें जो आपको खुद से पता होनी चाहिए वो क्या है, तो वो चीज आप लोग को यहाँ पे हम थोड़ा एक जनरल मिटा देते हैं इसको, कि आपको अगर बोला जाए कि अर्थ से सन का बीच में ग्रेविटेशन फोर्स कितना है, तो कैसे निकालिएगा? कैसे निकालना है? सिंपल इसी फॉर्मूला में पुट करके निकालना है। उसके लिए आपको 2 चीज जो आपको जनरल में याद रखनी है, क्या? अर्थ का मास जो है, मास ऑफ अर्थ है आपका कितना है? 6 × 10⁻24 kg। अर्थ का रेडियस कितना है ना, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस कितना हुआ? तो अर्थ का जो रेडियस है हमारा वो है हमारा 6.4 × 10⁻6 मीटर्स। मीटर्स में आपको यहाँ पे लेना सकता है, SI यूनिट में आपको लेना होगा ना। ऐसा हो गया आपका अर्थ का रेडियस हो गया, अर्थ का मास पता चल गया। और वही मून का मास और रेडियस आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है ना। वैसे और सन का मास जो है आपका, सन का मास ऑफ सन जो हो गया आपका वो है 2 × 10⁻30 kgs। 2 × 10⁻30 kgs। और कुछ चीजें जो आपको कमेंट में बताने का है, वो चीज क्या है? मून का मास और रेडियस, सन का रेडियस, अर्थ से मून का डिस्टेंस, सन से अर्थ का डिस्टेंस। ये जो चीज है आपको पता होनी चाहिए, तो ये चीज आप लोग कमेंट में बताना, ठीक है। तो उससे आपका जो है मतलब आप जब इसको सर्च करने जाओगे ना, उसके साथ आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा भी इसमें जानकारी मिलेगी, तो उनको ही पढ़ना। ऐसा नहीं कि भैया नहीं आ रहा हमारे बुक में नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे, उनको ही पढ़ना। उससे नॉलेज जो है थोड़ा नॉलेज जो आपको क्या बोलेंगे उसको, इफेक्टिव नॉलेज बढ़ेगा ना, जनरल नॉलेज ही बोल सकते हो, बढ़ जाएगा आपका। तो ये चीज का आप लोग यूज करके, जैसे कि कोई बंदा है अर्थ पे, जैसे कि मेरा ही मास मान लियो, मेरा मास 60 kg है, ठीक है। तो मेरे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना कर, सिंपल इसमें पुट कर दो। उसके बाद कैसे कैलकुलेट करेंगे? 6.67 × 10⁻11 हो गया कैपिटल जी का वैल्यू, इंटू मास 1। यहाँ पे क्या है हमारा मास 1? क्या है? मास ऑफ अर्थ है। तो मास ऑफ अर्थ कितना देखे थे हम लोग? 6 × 10⁻24 kgs इंटू, अब हमारा वेट हो गया तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? 60 है ना, तो 60 को क्या लिख सकते हैं? 6 × 10⁻1 या फिर 10 kgs बाय रेडियस का स्क्वायर, यानी कि 6.4 × 10⁻6 मीटर का स्क्वायर। उसके बाद हम लोग इसको कैलकुलेशन कैसे होता है यहाँ पे देखियो, यहाँ पे आ गया 6.67 × 6636 बाय 6.4 का स्क्वायर, 6.4 × 6.4 ये हो गया। और इंटू आप लोग कर रहे हैं यहाँ पे अलग से 10 वाले टर्म को, 10⁻24 प्लस 1, यहाँ पे -11 है तो -11, और नीचे यहाँ का आएगा 10⁻6 × 2 12, 10⁻12। उसके बाद आप इसको मस्त से कैलकुलेट कर लो, आपका जो कुछ समथिंग आंसर आएगा वो कितना आएगा, इसको आप लोग कैलकुलेट भी कर लेना ये चीज को, ठीक है। ये चीज को अभी आप लोग कैलकुलेट करना, लगभग दोनों का जो अप्रोक्सीमेशन आपका वैल्यू निकलेगा तो आपका लगभग सेम आएगा, ठीक है। 60 × 9.8 और ये चीज का वैल्यू आपको कैसे कैलकुलेट करना तो वो हम यहाँ पे बता दिए।
10 के टर्म को अलग में कैलकुलेट करो और जो आपका नॉर्मल जो न्यूमेरिक टर्म है उसको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। और तो वैसे मल्टीप्लाइड में ही है, यहाँ पे स्क्वायर लगेगा, होल स्क्वायर है, ये चीज दिमाग में रखियो, सिंगल में स्क्वायर मत लगा देना बहुत बड़ा। ये चीज हमसे भी मिस्टेक होता था कि हम यहाँ बोथ पे स्क्वायर तो लगाते हैं, बट हम क्या करते थे कभी कभार कि हम 6.4 को हैवी एक तो 6.4 लिखते थे, या फिर 10 का पावर को हम इंक्रीज ही नहीं करते थे, है ना, 10 का पावर का स्क्वायर ही नहीं करते थे हम। तो वो चीज आप लोग मत करना, ठीक है। हमसे ये बहुत बार हो चुका है, अब अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे ये चीज, ठीक है। ये चीज आप लोग थोड़ा दिमाग में रखना। अब बस जैसे आप लोग किसी का भी आपके पास जिसका ही मास वगैरह हो आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको निकालना हुआ कि आपके और आपके किसी दोस्त के बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो यहाँ पे आप मास ऑफ अर्थ की जगह क्या रख दो, उसका मास रख दो, और उसमें आप दोस्तों कितने दूर में अपने आप से खड़ा करवा रहे हो। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो लॉन्ग डिस्टेंस में आपका कितना डिस्टेंस पे है दोनों, तो उसके मुताबिक आप लोग क्या करोगे, वहां पे उतना डिस्टेंस का आप स्क्वायर कर दो, उसके बाद आप जो है आपका धीरे धीरे ग्रेविटेशन फोर्स कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तब आगे हम लोग बढ़ते हैं, अब कहाँ पे इसका कुछ एप्लीकेशन जो है वो बता देते हैं। तो पहला तो हम लोग जो सीधा खड़ा है यहाँ पे वो हो गया। फिर कोई भी चीज जो है हमारा क्या बोलते हैं, मतलब यहाँ पे ये चीज बता रहे ना, क्या बोलते हैं आपका, ये सुने हो ना, ये टाइड वगैरह, टाइड पता है ना, ज्वार भाटा, ज्वार भाटा पता है ना। तो मतलब जो पानी हमारा क्या होता है, रात के टाइम में पानी जो है, पानी का लेवल जैसे कि हमारा वॉल हो गया यहाँ, ठीक है, ये वॉल में यहाँ से सुबह में आपका मार्किंग यहाँ तक था, रात में पानी जो है आपका यहाँ तक बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि वहां पे लूनर ग्रेविटेशन, जैसे कि मून आ गया, ठीक है। तो मून का जो है आपका डिस्टेंस कम है, तो भाई अगर ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया तो उससे क्या होता है, ये पानी को ऊपर टान देता है, ठीक है। ये हो गया आपका। कुछ एप्लीकेशंस वगैरह आपके बुक्स में भी दिए हैं, तो उन एप्लीकेशंस को देख लेना, कुछ इंटरनेट पर देख लेना, है ना। एप्लीकेशंस तो ग्रेविटेशन सर्च करके वैसे 2-4 पूछा जाता है वैसे, है ना। और वही टाइड से फिर आपको टाइडल एनर्जी वगैरह फॉर्म होता है, जो कि आपको 10th में आपको इन डिटेल पढ़ने मिलेगा। और वैसे तो आप लोग 8 के ज्योग्राफी में पढ़ोगे टाइडल एनर्जी, है ना, 8 के ज्योग्राफी में था टाइडल एनर्जी वगैरह वगैरह। बट लेकिन किंतु परंतु कोई 8+ पढ़ता ही कौन है, सब 10th में सोचता 10th में पढ़ डालेंगे, 9th में कौन पढ़ेगा। तो वैसा गलती न को करो रे बाबा, सब 10th में वही चीजें जो आप लोग पहले पढ़ चुके हो, तो वापस क्यों पढ़ना उसको ना। अच्छा स्कोर करना तो अभी से चालू कर दो, ठीक है। तो ज्यादा बकवास तो बहुत कर दिया, तो ये जो आपका हो गया इतना तक। अब जो चीज हम लोग देखने वाले समथिंग एक्स्ट्रा, यानी कि हमारे केपलर बाबा के बारे में, ठीक है। तो चलते हैं केपलर बाबा के पास। तो अब हम लोग देखने वाले हमारा समथिंग एक्स्ट्रा, यानी कि केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो इसको देखने से पहले जो चीजें हैं वो बता देते हैं पहले, कि ये एक आपका एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है, 9th का एनसीईआरटी में नहीं है। बट अगर आप एनटीएससी वगैरह एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। और दूसरी बात रही, ये आपको 11th में वापस से पढ़ना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ऐसे आपको एक जनरल आइडिया देने वाले हैं। अगर आपको नहीं देखने का मन तो आप स्किप कर सकते हो, और अगर आपको इसमें एक डिटेल देखना है तो इसका मैंने पहले वीडियो बनाया है, सर्च करने का क्या, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन बाय ओवर पावर्ड स्टडीज, ठीक है। आपको ऊपर में मेरा वीडियो मिल जाएगा, तो आप वहां से इसको डिटेल देख सकते हो। यहाँ पे बस हमको तीनों लॉ बता देंगे और लॉ में क्या क्या बोला गया वो बता देंगे, ठीक है। अब बाकी जिसको नहीं देखना मन स्किप कर दो, कोई बात नहीं, ठीक है। वैसे भी उतना कुछ है नहीं। अगर आप एडिशनल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, फिर आप इन फ्यूचर जेई वगैरह का तैयारी कर रहे हो, नीट का तैयारी कर रहे हो, तो ये काम आएगा, ठीक है आपका। तो यहाँ पे देखिए अब होता क्या है। फर्स्ट लॉ जो है हमारा केपलर का, यानी केपलर भी एक साइंटिस्ट है, ठीक है। उनका लॉ है, 3 लॉ है, तो 3 में एक लॉ ये हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है। तो क्या है, द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। पहले तो यहाँ पे देख लो प्लैनेटरी मोशन, यानी कि यहाँ पे प्लैनेट्स का ही बात होगा, प्लैनेट्स कैसे रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड उसके बारे में बात होगा। प्लैनेट के अपने एक्सिस पे उसका कोई बात नहीं होगा, ठीक है, रेवोल्यूशन को लेकर, क्योंकि प्लैनेटरी मोशन बोला गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, ठीक है भाई, हम लोग जानते हैं सन के अराउंड रिवॉल्व करता इन एन एलिप्टिकल पाथ। तो भाई एलिप्टिकल पाथ क्या होता है। अच्छा, आप लोग को जहां तक हमको लगता है कि 6th में ये चीज बताया गया था, 6th और 7th में ज्योग्राफी में। अगर किसी को याद नहीं है तो कोई बात नहीं, हम एक बार बता देते हैं। उसमें हमारा क्या दिया हुआ था कि अगर आप 2 नेल्स कैसे, ठीक है, ऐसे रखोगे और उसमें एक आपका एक लूज स्ट्रिंग ऐसा बांध दोगे, ठीक है, लूज स्ट्रिंग। उससे अगर आप स्ट्रिंग के
स्ट्रिंग में पेंसिल ऐसे जैसे कि स्ट्रिंग हुआ, इसमें आप क्या करते हो, एक पेंसिल फंसाते हो, उसको ऐसे से रिवॉल्व करोगे तो आपका कुछ ओवल टाइप का शेप बन जाएगा। तो इसी को हम लोग एलिप्टिकल पाथ बोलते हैं। ठीक है, एलिप्टिकल पाथ। तो लगभग देखो जैसे कि सर्कल होता क्या है, सर्कल का बीच में एक सेंटर होता है, एक सेंटर। एलिप्टिकल पाथ में देखो यहाँ पे दो नेल का यूज किया, यानी कि इसका दो सेंटर है ना, दो सेंटर का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे बनाते हैं। ठीक है, और एक चीज दिमाग में रखियो कि इस फोकस से यहाँ का लेंथ और इस फोकस से यहाँ का लेंथ इक्वल होगा। वो चीज थोड़ा मतलब वो एक्स्ट्रा में आप लोग मतलब जानना हो तो आप लोग मेरा पुराना वीडियो देख सकते हो उसके ऊपर। ठीक है, उसमें हम उसको डिटेल में बताया। जैसे अब यहाँ पे जो जनरल हमको देखना है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो एक सेंटर था, बट यहाँ पे वो उसका सेंटर तो नहीं हुआ, सेंटर तो उसका कुछ यहाँ से जाएगा ना, बीच से जाएगा, बट इसका सेंटर हुआ नहीं। तो हमने इसको क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस। दोनों जो है हमारा फोकस है। आप लोग इसको क्या बोल सकते हैं, F1 F2। ठीक है, F1 F2 ये फोकस वाला चीज ही यहाँ पे बताया गया। विथ सन एट वन ऑफ द टू फोकाई। फोकाई मतलब फोकस का प्लूरल है ना, फोकस का प्लूरल। तो इसमें क्या होगा कि दो F1 या F2 कोई एक जगह पर आपका सन हो सकता है और दूसरा एक जगह एम्प्टी होगा, है ना। अब ये इसके कारण क्या होता है ना, कि यहाँ पे एक पॉइंट पर फोकस है, तो उससे क्या हो रहा है, तो देखो हम ऐसे जनरल आइडिया बता रहे हैं। अगर इसका अराउंड यहाँ पे फोकस हुआ, ठीक है, तो ये क्या करेगा, अर्थ को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, अर्थ को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा कुछ फोर्स के कारण, और वो अर्थ कुछ इस एंगल पे घूमता है। आप लोग वैसे इसको 11th में डिटेल्ड पढ़ोगे, तो बस हम जैसे जनरल बता रहे। तो अर्थ वैसे तो कुछ एंगल पे झुका हुआ है ना, और वो झुके हुए होने के कारण प्लस अर्थ का जो सन हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहा है, उसके कारण क्या होता है, एक टॉर्क पैदा होता है। टॉर्क मतलब जो आपका ये रोटेशन वाला चीज होता है, इसको हम लोग टॉर्क बोलते हैं। ठीक है, तो आपका ये जो एक टॉर्क पैदा हो रहा है, उसके कारण क्या होता है कि लट्टू जैसा हमारा अर्थ घूमने लगता है सन के चारों ओर। ये होता है इन जनरल, समझ लो आप इसको, है ना। और एक फोकस पे, कोई भी एक फोकस पे आप सन को रख सकते हो इसमें। दूसरा फोकस खाली होता है, या फिर आप लोग बोल सकते हो वहां पे अदर प्लैनेट्स आ जाते हैं, जैसे मर्क्यूरी हो गया अर्थ के आगे में, है ना, मर्क्यूरी, वेनस, ये सब हो गया ना। कुछ भी चीज है, या फिर एम्प्टी भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं उसका। ठीक है, आप लोग वैसे इसको 11th में इन डिटेल पढ़ोगे। बस अभी जो है आपको एक चीज याद रखनी है कि अर्थ है एक एलिप्टिकल पाथ में घूमता है, जिसका दो फोकस होता है हमेशा। एलिप्टिकल ऑर्बिट का हमेशा दो फोकस होगा, और उसमें से एक फोकस पर हमारा कौन रहता है, हमारे सूरज दादा रहता है ना। ये चीज है आपका फर्स्ट लॉ केपलर का। सेकेंड लॉ क्या है भैया जी, सेकेंड लॉ है इसी से रिलेटेड है। क्या होता है सेकेंड लॉ में, उसका हम स्टेटमेंट नहीं बताते। ठीक है, स्टेटमेंट जरूरी नहीं है वैसे भी, जान दो स्टेटमेंट। हाँ, तो सेकेंड लॉ आपको क्या बताता है कि जैसे कि आप देखो, ठीक है, जैसे कि हम लोग सन को यहाँ रख दिए, इस एक फोकस पे बोलता रखा जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, सन को यहाँ पर रख देते हैं। अब यहाँ पे देखियो कि यहाँ पे देखो सन का जो है डिस्टेंस ज्यादा है। हम लोग क्या जानते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। एम आई राइट। हम लोग फर्स्ट में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में देख चुके, जो हमारे न्यूटन बाबा ने दिया था, है ना। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे जो उसका फोर्स थोड़ा कम पड़ेगा, तो फोर्स अगर यहाँ पे कम होगा, तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या होगा कि अधिक टाइम पे वो कम फोर्स लगाएगा, ज्यादा टाइम लेगा तो फोर्स कम लगेगा ना। यानी कि अगर हम लोग मान लो इसको, ये जो अर्थ सन का सेंटर हुआ, तो इससे अगर हम लोग ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये कुछ सर्टेन एरिया होगा आपका। ठीक है, ये एक सर्टेन एरिया हो गया सेगमेंट का आपका। ठीक है, ये कुछ सर्टेन एरिया हो गया सेगमेंट का। अब यहाँ पे देखिए, ये तो आपका ये दूर वाला हिस्सा हो गया ना। अब सन तो अर्थ जैसे कि यहाँ पे है, तो इसके लिए यहाँ पे इतना हुआ। अब अर्थ कभी ना कभी तो साल भर में यहाँ पे तो आएगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखियो, तो यहाँ पे देखो अर्थ सन जो है डिस्टेंस क्या हुआ, कम हुआ, तो फोर्स क्या लगेगा, ज्यादा फोर्स यानी ज्यादा टॉर्क पड़ेगा। टॉर्क मतलब हम बताए थे अभी आपको। तो उस टॉर्क के कारण क्या होगा कि अर्थ जो है स्पीड में रिवॉल्व करना स्टार्ट कर जाएगा उस पोजीशन में। जैसे कि सन के नजदीक आता जाएगा, अर्थ का स्पीड क्या होगा, बढ़ते जाएगा। ये चीज हम बता रहे हैं, इस लॉ से यही आपका बताया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या होगा कि इसके बाद आपका अगर सेम टाइम पीरियड पे, जैसे कि आप लोग मान लो यहाँ पे आप लोग लेते हो 2 मंथ लेते हो ना, तो 2 मंथ में आपका जो इतना एरिया कवर हुआ ना, वो सेम एरिया आपका 2 मंथ में यहाँ पे भी कवर होगा। अगर आप लोग को सेगमेंट का एरिया निकालना आता हो तो उस हिसाब से आप निकाल सकते हो, बट यहाँ पे थोड़ा दिक्कत पड़ेगा, तो आप लोग उतना ट्राई मत करो। आप लोग 11th में पढ़ोगे वैसे इसको, बट फिर भी बता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका यहाँ तक सन आएगा,
अर्थ आएगा, सॉरी 2 मंथ में अगर आपका अर्थ यहाँ से यहाँ जाता है ना, तो सेम 2 मंथ में आपका अगर सन के नजदीक हो तो वो यहाँ से यहाँ जाएगा। ठीक है, समझ गए क्यों होता है ये, हम आपको एक जनरल में बता दिए वैसे। ठीक है, कोई बात नहीं, उसमें अगर नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हम वापस से बता देते एक बार। बस आप लोग इतना दिमाग में रखो कि अर्थ से जितना दूर सन, अर्थ का मतलब अर्थ सन से जितना दूर जाएगा उतना उसका रेवोल्यूशन स्पीड कम होगा, और जितना अर्थ सन के पास आते जाएगा उसका रेवोल्यूशन स्पीड उतना बढ़ते जाएगा। ओके, दैट्स ओके, बस उतना ही था हमारा। ठीक है, आप लोग बस इसको इन जनरल ऐसे ही दिमाग में रखो। ये तो हो गया आपका सेकेंड लॉ भैया, ये हो गया आपका सेकेंड लॉ। ओके, अब इसका एक थर्ड लॉ भी, जैसे न्यूटन का 3 लॉ ऑफ मोशन था, इसका 3 लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन है। तो तीसरा लॉ क्या बताता है आपका, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये कुछ ऐसा है, यहाँ पे अर्थ मान लो, यहाँ पे अर्थ हो गया हमारा, यहाँ सूरज हो गया, हमारे सूरज दादा, यहाँ धरती माँ है हमारी। तो यहाँ पे देखियो क्या होता है यहाँ पे कि ये कुछ आपका एक डिस्टेंस ट्रैवल करता है ना, कुछ टाइम पीरियड पे कुछ सर्टेन जो है इसका रेडियस होगा यहाँ से यहाँ, वो कुछ सर्टेन रेडियस वो कुछ सर्टेन टाइम पीरियड पे कवर करता है। तो उसके बीच पे जो हमारा थर्ड लॉ रिलेशन देता है ना, इसका जो रेडियस हुआ उससे लेकर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, जो फारदेस्ट पॉइंट से जो डिस्टेंस होता है उसके मुताबिक। तो क्या रिलेशन है भैया, तो आर क्यूब यानी कि डिस्टेंस सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस का क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम का स्क्वायर, यानी कि जैसे कि एक साल में जितना आपका रिवॉल्व करेगा, ठीक है, एक साल में आपका जितना ये रिवॉल्व करेगा उतना वो उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये चीज दिमाग में रखना, क्या है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पे देखना, अब इसी चीज से जो है आपका यूनिवर्सल लॉ में जो हम लोग देखे थे एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर था, वो चीज कहां से आएगा वो आपको यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपका आर स्क्वायर ही क्यों हुआ, आर क्यों नहीं हुआ, है ना। ये चीज जब वो आपका इनवर्स स्क्वायर रूल वैसे उसको बोलते हैं, वैसे हम बता दे रहे, वैसे आपका एनसीईआरटी में है, वापस से बदल। ठीक है, ये आपका थर्ड लॉ होता है, ये आपका थर्ड लॉ। इससे आप जो है अगर आप इसको इक्वल टू में चेंज करोगे तो क्या होगा, आर क्यूब इज इक्वल टू कुछ समथिंग कांस्टेंट, हम लोग कांस्टेंट को मान लेते हैं सी इंटू टी स्क्वायर, यानी कि आर क्यूब बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी आ गया कांस्टेंट। और ये चीज एक और बता देता है, अगर आप यहाँ से सी हटा देते हो तो ये आपको आपस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बन जाएगा, क्योंकि मैथ्स का एक बेसिक रूल होता है, आप जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हो वैसे आप नीचे से ऊपर भी जा सकते हो। आप जो सेम नंबर मल्टीप्लाई किए डिवाइड किए उसको वापस से उल्टा कर दो, ऊपर चले जाओगे। यहाँ पे आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वल टू कर दिए तो आपका एक सी आ गया, अगर आप डायरेक्ट वापस से इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करोगे तो सी चला जाएगा। ठीक है, ये चीज हो गई आप यहाँ पे। अब ये जो चीज है आप लोग थोड़ा दिमाग में रखना, ये फॉर्मूला, ये जो चीज हुई बताए आर क्यूब बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, ये चीज आप लोग थोड़ा दिमाग में रखना। अब जो इनवर्स स्क्वायर रूल आया हमारा, क्या चीज, इनवर्स स्क्वायर रूल, इनवर्स स्क्वायर रूल यानी कि वही एफ जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, ये चीज। अब यहाँ पे देखो, इसके लिए आपको एक नया फॉर्मूला बताते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, वो भी एक टाइप का फोर्स हुआ। अब यहाँ पे देखो, सन जो है अर्थ के ऊपर लगा रहा है, वो किसमें, सर्कल में घुमा रहा है उसको, है ना, एक तरह से। जैसे कि ये जो पेन है अगर ये सर्कल में ऐसे ऐसे घूमता है तो इसमें कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आपको इन फ्यूचर पढ़ने मिलेगा, बट हम बता दे रहे। ठीक, जैसे कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट को, जैसे कि पत्थर ले लो, ठीक है, पत्थर ले लो, उस पत्थर को ऐसे गोल गोल घुमाओगे ना तो उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होता है, जो उसको अपनी तरफ टानता है, इनवर्ट की तरफ, उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अब बाय न्यूटन का थर्ड लॉ, ठीक है, ये आपका एक सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया इसमें, है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्योंकि अब देखो हम लोग जानते हैं न्यूटन के लॉ में क्या बोलते हैं कि जो डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन जाएगा, तो यानी ये कहाँ जाने से जाता है, यहाँ पे। बट क्योंकि हम लोग इसको फोर्स लगा के यहाँ पे घुमा रहे हैं, इसको इधर घुमा दिए, उसमें कुछ मतलब फोर्स तो लगा हुआ ना डायरेक्शन चेंज करने में, अनबैलेंस फोर्स, हम लोग सेकंड चैप्टर में सब पढ़ चुके थे ना। ठीक है, तो ये जो हमारा, जो हम इसको एक इनवर्ट फोर्स दे रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल, सेंटर की तरफ, और जो सेंटर के दूर में ले जाता है। अब क्योंकि हम लोग जानते हैं एक अपोजिंग फोर्स भी होता है बाय न्यूटन थर्ड लॉ, है ना, तो इसका जो अपोजिंग फोर्स होगा उसका नाम आप लोग को कमेंट में बताने का है। ठीक है, व्हाट इज द अपोजिंग फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, वैसे हम इसके बाद आपको उसका नाम बता देंगे। ठीक,
अगर आपको पता हो तो कमेंट में बताइए। अभी इसको सेंट्रीपिटल फोर्स को जो हम लोग चीज देखना है उसी को भी हम लोग फोकस करते हैं ना। तो यहाँ पे देखो होता क्या उसमें, तो उसका एक फॉर्मूला होता है आपका F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये चीज जो है आपका एक सेंट्रीपिटल फोर्स का आपका फॉर्मूला है। अब यहाँ पे अगर हम लोग m को कांस्टेंट रखते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर कोई चीज कांस्टेंट हुआ और उसको हम लोग हटा देते तो कौन सा साइन लगता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर हम लोग सन और अर्थ के केस में देखें तो अर्थ का मास कांस्टेंट है भैया, अर्थ का मास तो चेंज होगा नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं होगा। अगर कोई एस्ट्रॉइड वगैरह आके टकरा जाए तब बात अलग है, बट अभी के लिए इन प्रेजेंट टाइम अर्थ का मास क्या कांस्टेंट है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मास को कांस्टेंट मान के उसको हम लोग हटा सकते हैं। ये थोड़ा हाई आ रहा है, हाई लेवल थोड़ा, बट अगर आप लोग समझने की कोशिश करोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, समझने का ट्राई करो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे क्या करते हो, अगर आप m को कांस्टेंट मानते हो और उसको हटा देते तो क्या आपका कौन सा साइन लगेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो क्या बचेगा आपका वी स्क्वायर बाई आर। अब ये जो चीज है इसको आप लोग को दिमाग में रखने का है, क्या है इसको दिमाग में रखने का। अब जो एक और चीज जो आप लोग को लाना है दिमाग में वो क्या है आपका, ये चीज तो v हम लोग जानते हैं v किसके इक्वल होता है, 2 पाई r बाई टी। ये होता है ना सर्कल में वेलोसिटी का फॉर्मूला। गलत बोले क्या, नहीं ना बोले, वेलोसिटी एक तरह से स्पीड बोल सकते हैं, बट यहाँ पे वही चलता है, दोनों सेम चलता है। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 पाई, 2 और 5 तो भैया कांस्टेंट है, 2 और 22/7 ये तो कांस्टेंट चीज हुआ ना, तो इसको हम लोग हटा सकते हैं। हम लिख सकते हैं यहाँ पे v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r बाई टी, लिख सकते हैं ना। लिख सकते हैं कि नहीं बता दो, लिख भी सकते हैं तो भी बताओ, नहीं लिख सकते हैं तो भी बताओ, थोड़ा सोचो इसके ऊपर। हम आप लोग को सोचने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा आप लोग को क्या करना, थोड़ा सोचना होगा इसमें। ठीक है, सोच लिया, नहीं सोच पाया चलेगा, चलो थोड़ा कोई नहीं, अब वैसे भी थोड़ा हाई लेवल चलता अपना। अब यहाँ पे देखो हम लोग किसका वैल्यू निकालना था, वी स्क्वायर का, किसका निकालना था, वी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग स्क्वायरिंग करते हैं, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो कौन सा साइड करेंगे, दोनों साइड करना पड़ता है, तो सेम दोनों साइड में स्क्वायर कर दो, तो वी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर बाई टी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो वी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा आपका, आर स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर बाई टी स्क्वायर हो गया आपका, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं उसमें, है ना। अब यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे एक और क्या काम करना आपको, इसको आर बाई आर से मल्टीप्लाई कर दो। कर सकते हैं मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत है आर बाई आर से मल्टीप्लाई करने में, हम लोग आर को कैंसिल आउट भी कर सकते हैं ना, वैसे कैंसिल आउट भी हो जाएगा। ठीक है, कर सकते हैं मैथ्स के रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो कर दिए, तो क्या होगा आपका वी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब यहाँ पे देखियो आर क्यूब बन जाएगा ऊपर में, बाई टी स्क्वायर बन गया, इंटू 1/r आया, 1/r आया आपका, यहाँ पे देख लियो आया ना। अब यहाँ पे देखो आर क्यूब बाई टी स्क्वायर, हम लोग बाई थर्ड लॉ हम लोग क्या जानते थे, वहां पे हम लोग देख चुके थे स्टार्टिंग में कि आर क्यूब बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू अ कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट आता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या माने थे, सी माने थे, तो इसको भी हम लोग कांस्टेंट समझ के निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं जरूर, क्यों नहीं। तो आपका क्या आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। अब इन दोनों को क्या करो, कंबाइन कर दो। कंबाइन कैसे करोगे, बी स्क्वायर की जगह 1/r पुट कर दो। ठीक है, ये आर होगा, सॉरी आर कर लिए थे यहाँ पे। ठीक है, 1/r पुट कर दो, यहाँ क्या हो जाएगा आपका, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर था, तो वी स्क्वायर 1/r लिख सकते हैं उसको, तो 1/r और यहाँ पे आपका बाई आर, यानी कि क्या हो गया, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r इंटू आर, यानी कि r इंटू आर क्या हो गया, 1/r स्क्वायर। ऐसे आपका इनवर्स स्क्वायर रूल निकला था, न्यूटन बाबा ने ऐसे निकाला था। ठीक है, ये आपको थोड़ा हाई लेवल लगेगा, कोई बात नहीं, आपको नहीं समझ में आया, आपने इसको देखना, बस अगर आपने ट्राई किया ना बहुत बढ़िया, आपने बहुत कुछ अच्छा सीख लिया। क्योंकि आपको अगर इसमें कुछ समझ ही नहीं आया ना, बट आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीज कहीं ना कहीं छुप के बैठा होगा। ठीक है, अगर आप 11th में इसको फिर डिटेल्ड स्टडी करोगे तो आपको वापस से वो चीज निकलेगा। ठीक है, अब वैसे आप लोग एनटीएससी वगैरह तैयारी कर रहे हो तो अच्छी बात, उसमें बहुत काम आने वाला चीज है। एनटीएससी क्या होता पता है ना वैसे, कि नहीं पता। हाँ, तो ये जो आपका चीज है खत्म, समथिंग एक्स्ट्रा खत्म। अब हम लोग किसके ऊपर पढ़ेंगे, एक टर्म था हम आपको बताए थे फ्री फॉल, और जो हम लोग जस्ट इससे पहले वाले जो हम लोग न्यूमेरिकल्स में आपको बताए थे कि आपको ऐसे ऐसे सॉल्व करना है ना
फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसमें हमको एक चीज बताई थी, अगर मेरा वेट 60 kg है उसमें हम ये जो 9.8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसको, और वो भी इसका इक्वल में आएगा जो आपका फोर्स निकलेगा, है ना। तो ये 9.8 हम कहां से लाए, ये चीज अभी आपको पता चलेगा। ये चीज आपको अभी पता चलने वाला है फ्री फॉल के बाद, जब हम लोग छोटा वाला जी के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि ग्रेविटी। वैसे एक चीज जो हम बताना चाहते हैं कि आप जब भी फॉर्मूला पुट करते हो ना, फोर्स का हो गया किसी का, तो एक बार उसको लिख लिया करना। और उसके पहले आप लोग गिवन वगैरह, जैसे कि हम आपको हमेशा से बोलते आ रहे कि स्टार्टिंग में गिवन लिखा करो भाई, नहीं लिखोगे तो। और उस बड़े वाले जी का वैल्यू आप लोग याद रख लेना, तो वो जी आपका जी लगा के चला जाएगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्री फॉल की तरफ। तो फ्री फॉल सिंपल वर्ड से ही समझ में आ रहा है हमारा कि क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल करता है, उसके ऊपर ना तो एयर ड्रैग पड़े, जो यहाँ पे जो है थोड़ा बहुत इसमें एयर ड्रैग पड़ रहा है वो भी नहीं होना चाहिए, और उसमें क्या होगा, कोई आपका एडिशनल फोर्स नहीं होगा, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। आप ना उसको ऐसे करके फेंकोगे ना कुछ, वो सिंपल आप इसको ऐसे क्या करोगे, छोड़ देने का। क्या करने का, सिंपल छोड़ देने का, है ना। तो जो सिंपल आप जब छोड़ेगा तो वो जो फेनोमेनन हुआ उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्री फॉल। ओके, दैट्स ओके, हाँ। तो अब यहाँ पे जो है एक चीज जो है, इसके ऊपर एक आपका एक्सपेरिमेंट दिया हुआ था, जो आपका लीनिंग टावर ऑफ पीसा, उसके ऊपर से क्या किया गया था, कुछ गिराया गया था। किसने गिराया था, हमारे गैलीलियो गैलीली ने, ठीक है, जिनका नाम मैंने पहले भी आपको बताया था फोर्स वाले चैप्टर्स में ना, गैलीलियो गैलीली। तो उनका एक और यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट के बारे में हमारा डिस्कशन हुआ है। तो उसमें क्या बताया गया कि गैलीलियो ने क्या किया था, एक पत्थर और एक क्या था कुछ, मतलब उससे हल्का ऑब्जेक्ट, ठीक है, मतलब समझ लियो एक जो है आपका कोई भारी ऑब्जेक्ट और एक हल्का ऑब्जेक्ट, जब दोनों को एक साथ मतलब समझ लियो कुछ ऐसे, ठीक है, एक साथ जब उन्होंने ऐसे छोड़ा तो दोनों क्या देखा उन्होंने कि सेम टाइम पे जाके अर्थ से टकराया। तो वैसा क्यों हुआ वो चीज अभी हम लोग आगे वैसे उसका थ्योरेटिकल प्रूफ देखेंगे। तो ये आपका एक ऑब्जर्वेशनल हुआ कि आपका अगर वहां पे आपका ना तो एयर ड्रैग हो ना कुछ हो, ठीक है, आप लोग बस किसी भी चीज को ऐसे फ्रीली छोड़ दोगे तो वहां पे क्या होगा, आपका वो दोनों सेम एक्सलेरेशन के साथ, फोर्स लग रहा है ना, सेम एक्सलेरेशन के साथ वो क्या करेगा, नीचे जाएगा। सेम एक्सलेरेशन मतलब क्या हुआ आपका, यहाँ पे उसका जो है वेलोसिटी समझ लो 9.8 मीटर, यहाँ पे जो है 0 मीटर पर सेकंड था, जो हम लोग के हाथ में था जब हम लोग छोड़ देते, ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट का। उसके जब वो बाद जब आप 1 सेकंड के बाद देखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 9.8 मीटर पर सेकंड आपका वेलोसिटी होगा दोनों का, यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकंड। जब आप दूसरे सेकंड में देखोगे तो उसका जो वेलोसिटी है कुछ 19.6 मीटर पर सेकंड होगा, यहाँ पे भी 19.6 मीटर पर सेकंड। वो कैसे मेजर कर सकते हो, एक तो आपको पता होगा क्रिकेट वगैरह में यूज होता है बॉल का स्पीड नापने के लिए, वो मशीन से आप लोग कर सकते हो। वैसे अगर किसी के पास कोई इतना रईस है या फिर किसी को क्रिकेट का शौक है तो रखता होगा शायद ना, तो ऐसे आप लोग ये चीज जो है आपका यहाँ पे देखो, अब सेम अमाउंट में दोनों साइड वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, और जब सेम अमाउंट में आपका वेलोसिटी इंक्रीज करता है तो वहां पे तो एक्सेलरेशन होगा ना, इंक्रीज वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा प्लस सेम अमाउंट में इंक्रीज कर रहा, तो यानी कि दोनों का एक्सेलरेशन क्या हुआ, सेम हुआ ना। एक तरीके से आप बोल सकते हो इसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले आपका 0 प्लस 9.8 हुआ, 0 प्लस 9.8, यहाँ पे देखो 9.8 प्लस 9.8 हुआ, हाँ, तो आपका 19.6 आया। तो यहाँ पे सेम अमाउंट में भी इंक्रीज हो रहा है, इसको आप एक तरह से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोल सकते हो, है ना। अब वो एक्सेलरेशन का फंडा हम लोग उसके केस में भी देखेंगे, किसके केस में भैया, अर्थ के केस में, हमारे बॉडी के केस में। तो ये चीज अगर आप लोग बोल रहे हो ना कि अगर हम लोग एक फेदर गिराए, एक हैमर या फिर कोई और एक फेदर और या फिर एक पेपर और ले लिए, एक पेपर ले लिए और एक क्या करते हैं, एक स्टोन ले लेते हैं, तो दोनों को ड्रॉप करेंगे तो पेपर जो है देर से नीचे आएगा। क्यों आएगा देर से नीचे, अब यहाँ पे देखो, अब पेपर क्या होगा, पेपर का कुछ सरफेस ऐसा होगा, है ना, ये आपका एक पेपर हुआ। तो यहाँ पे देखो जब आप उसको छोड़ते हो, फ्री फॉल करवाते हो, तो उसमें क्या करेगा, नीचे से ढेर सारा एयर प्रेशर पड़ेगा उस पर। बट अगर आप उसको एक रोल करके, एकदम छोटा सा रोल करके अगर आप उस स्टोन के साथ फेंकोगे ना, दोनों सेम टाइम पे नीचे जाएगा, देख लियो, ठीक है। या फिर अगर आपको इतना ही शौक है पेपर को और स्टोन को, खुला पेपर को गिराने का, चल जाओ वैक्यूम में, या फिर कहीं पे वैक्यूम बना दो एक चेम्बर पे, उसके अंदर आप लोग छोड़ दो, वहां पे देखियो होगा ऐसा ही। यहाँ पे क्यों, वैक्यूम में ना तो आपका एयर ड्रैग पड़ेगा ना वगैरह वगैरह, कोई फ्रिक्शन पड़ेगा ना। ये था आपका फ्री फॉल वाला चीज। अब हम लोग चलते हैं
अर्थ के केस में थोड़ा सा कि अर्थ के केस में वो एक्सेलरेशन कहां से आएगा, तो वहां पे देखियो। इसके लिए हम आपको एक जनरल एक एग्जांपल लेते हैं। ये हमारा अर्थ है, ये धरती मेरी माँ है, ये हमारी धरती माँ है। तो यहाँ पे हम भी इसी अर्थ पे खड़े हैं, आप भी इसी अर्थ पे खड़े हैं। अगर हम लोग फोर्स कैलकुलेट करें तो फोर्स क्या होगा हमारा, फोर्स इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा आपका, मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ मी, एम, इसको सिंपल एम मान लेते हैं, ठीक है, बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर इंटू जी, है ना। जी तो रहेगा भैया हर जगह, है ना। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे अर्थ के केस का बता रहे, अर्थ के केस में वो एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेशन होने वाला वो देख लो। यहाँ पे देखो, अगर फोर्स कैलकुलेट होता है तो हम लोग जानते हैं कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स कैलकुलेशन होता है ना, कोई भी दो ऑब्जेक्ट कितना फोर्स के साथ वो खींच रहा है या कुछ भी कर रहा है ना, कितना एक्सेलरेशन हो रहा है, हम लोग जाने से सेकंड लॉ में F इज टू एम ए, है ना, एम ए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हमारा 2 एम मिल रहा है, तो कौन सा एम को रखेंगे भैया वो देखिए आप कैसे करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम भी एक बंदा हो सकते हैं एम के जगह, मेरा कुछ मास हो गया, मान लेते हैं मेरा मास 60 kg हो गया, ये एम के जगह। या फिर हम लोग आपका मास रख देते हैं, आपको कुछ मास को, जैसे कि किसी का 45 होगा, किसी का 50 kg होगा, किसी का 55 होगा, है ना। वैसे मेरा अभी तो वेट बढ़ गया 70 मेरा मास बढ़ गया 70 हो गया, ठीक है, तो मेरा 70 kg हो गया। तो यहाँ पे आपका ऐसा सा वेट हो सकता है, मतलब मास हो सकता है, सॉरी वेट नहीं, मास, वेट और मास में भी आपको आगे अंतर पता चलेगा वैसे, ठीक है। तो आपका जो मास है मेरा 70 kg मास है, आप लोग का कुछ ऐसा सा मास हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होता क्या है आपका, यहाँ पे जो है आपका फोर्स निकाल लो, तो यहाँ पे ये चीज आपका वेरिएबल है, ये चीज आपका वेरी करेगा, मेरे लिए अलग होगा, आपके लिए अलग होगा, बट क्या ये चीज में कुछ अंतर आएगा क्या, जी का वैल्यू, कांस्टेंट का वैल्यू क्या कभी चेंज होगा, 6.6 × 10⁻11 से कुछ और बनेगा क्या, नहीं। मास ऑफ अर्थ अगर अभी तक एस्ट्रॉइड टकराया नहीं है तब तक के लिए तो सबके लिए मास ऑफ अर्थ तो सेम ही रहेगा। वैसे उस टाइम टकराने के बाद तो हम लोग के लिए मास ऑफ अर्थ उतना ही बन जाएगा ना, वैसे सोचने वाली बात। फिर रेडियस ऑफ अर्थ तो भाई अभी तो चेंज नहीं हो रहा है, रेडियस ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है हमारे लिए। अभी उसके आगे हम लोग वेरिएशन थोड़ा बहुत पढ़ेंगे इसके बारे में, वैसे अभी के लिए आप लोग समझ लियो रेडियस ऑफ अर्थ जो है हमारे लिए कांस्टेंट है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब ये चीज जो है अगर आप इससे आप कंपेयर करते हो, यहाँ पे हम लोग क्या रखते हैं कि हमारे ऊपर कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, हमारे ऊपर कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, तो कैसे, हमारा मास और हमारा ऊपर जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो चीज ना, हमारा मास हो गया ये, और ये जो है हमारे ऊपर जो एक्सेलरेशन हो रहा है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड करते हैं, तो हम लोग क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, यहाँ पे देखो, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एम ए, क्योंकि दोनों फोर्स ही हुआ, एम ए इज इक्वल टू इंटू एम हो गया ना। यहाँ पे देखो, ये हमारा मास, ये हमारा मास कैंसिल आउट हो गया। अब जो एक्सेलरेशन हमारे ऊपर होगा किसके इक्वल हो गया, जी एम ई बाई आर ई का स्क्वायर, मास ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो हमारे ऊपर जो एक्सेलरेशन एक्ट करता है वो कुछ इस फॉर्म में होगा उसका। अगर आपको बोला जाए कि अर्थ का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो, या फिर अर्थ पे कितना ग्रेविटी एक्ट हो रहा है, ग्रेविटी अर्थ का वो कैलकुलेट करो, तो ग्रेविटी इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, बट द ग्रेविटी जो चीज हुआ हमारा वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल वाले टर्म पे यूज किया जाता है कि कोई भी प्लैनेट का कितना ग्रेविटी है। या फिर आपको आपका ग्रेविटी कैलकुलेट करना है तो सिंपल क्या करो, अपने नाभि से अपने मुंडे तक का या फिर पैर तक का आप लोग नाप लो, कितना आपका रेडियस आएगा वो आपका रेडियस माना जाएगा। फिर जी तो सबको पता है, आपका मास यहाँ पुट कर दो, आपका जो जितना ग्रेविटी होगा वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो इस फॉर्मूले से। और ये जो हमारा ग्रेविटी होता है तो इसको हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, छोटा जी से, ठीक है। और अर्थ के केस में ये छोटा जी का वैल्यू कितना होता है, जी ई का वैल्यू क्या होगा अर्थ के केस में, वो है आपका कुछ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये आपका क्या है, एक टाइप का एक्सेलरेशन है, तो यूनिट क्या आएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये जो है आपका एक यूनिट आ गया। कोई दिक्कत इतना में, दिक्कत तो बहुत है भैया, अच्छा कोई दिक्कत इतना में, कोई दिक्कत नहीं है ना, सिंपल बताया आपको, सिंपल है आपका। एम ए को इससे इक्वल टू कर दो, और आप लोग जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, अपना ही हम लोग अपने बॉडी पर कितना फोर्स एक्ट हो रहा है वो देखते हैं ना, ठीक है। तो उस केस में हम लोग यहाँ पे ऐसे निकाल सकते हैं,
अब यहाँ पे एक और चीज जो देख लो, हम लोग थर्ड लॉ पे क्या देखे थे, थर्ड लॉ पे क्या देखे थे कि कोई भी फोर्स जो है वो दोनों साइड पे एक्ट करता है, एक हमारे तरफ और उसके एक ऑपोजिट डायरेक्शन में भी। तो अगर अर्थ हम लोग को अपने तरफ टान रहा, ठीक है, हम लोग उसके तरफ गिर रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ पे ऐसे जंप करते हैं तो हम नीचे गिरते हैं, तो अर्थ भी तो हमारी तरफ कुछ, हम भी तो अर्थ के तरफ कुछ फोर्स लगाते होंगे। थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल रिएक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो अर्थ ऊपर की तरफ क्यों नहीं आता है? तो इसका आंसर आपको यहां से मिल जाएगा। आप लोग एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लो आपका। अगर आप लोग यहाँ पे आपका मास रखोगे तो कितना छोटा मास होगा? 60। आपका 60 मान लो हर बंदे का 9th क्लास में 60 के आजू बाजू में वेट होता है, ठीक, लगभग 50 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो लगभग 60 केजी, 50 केजी होता है ना, सॉरी 60 ज्यादा बोल दी, 50 केजी होता है, ठीक है। तो 50 to 55 केजी होगा मास। तो यहाँ पे देखो 50 to 55 केजी, वहीं आप अर्थ का मास पुट करो यहाँ पे। अर्थ का मास कितना है? 6 into 10⁻24 kgs। तो अब देखो यहाँ पे अर्थ का ग्रेविटी इतना आया आपका, फिर भी अर्थ का इतना बड़ा मास है तो इतना छोटा सा एक्सेलरेशन आया, और आपका तो इतना छोटा मास है, तो आपका कितना छोटा है वो चीज बताओ। यहाँ पे आपका पॉइंट में आपका माइनस में चला जाएगा, पता चलेगा आपका माइनस में आएगा कुछ 10⁻⁻24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा आपका। अगर आपका वेट 60 केजी हुआ तो 60 केजी वालों के लिए बता रहे -24 केजी आएगा, सर केजी बोल रहे हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया जो 60 केजी वाले उनके लिए मास है, मतलब एक्सेलरेशन है इतना। उनका जो बॉडी के तरफ से जो अर्थ, मतलब अर्थ जो आपके बॉडी की तरफ आ रहा, तो इतना छोटा एक्सेलरेशन है, इतना छोटा। तो आप बताओ इतना छोटा एक्सेलरेशन आपको दिखेगा भी कहीं पे? -24, माइनस में जानते हो -24, वैसे आपको एक चीज मिलेगा इसके आजू बाजू में -23 या 27 आपको इलेक्ट्रॉन का चार्ज वैसा कुछ मिलेगा, या इलेक्ट्रॉन का मास आपको मिलेगा। एक सेकंड, किसका मास मिलेगा? हाँ, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन का मास मिलेगा आपको, कुछ ऐसी समथिंग माइनस में ही आपका -24 ग्राम से -27 केजीज है, ठीक है। तो आप समझ लियो, मतलब ना के बराबर चीज हुआ। वैसे बांगा बांगी बहुत कर देते हैं ना, ये चीज दिमाग में रखना। अगर आपसे 1 वर्ड में पूछ लिया जाए या फिर 1 मार्क क्वेश्चन में कि वाई दैट बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ वी नो every action has an equal reaction force but in opposite direction, then why does the earth does not move towards us? ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसका आंसर आपको क्या देना? तो इसका आंसर में अगर आप लिख सकते हो कि बिकॉज, मतलब वो जो स्टेटमेंट वगैरह आप थोड़ा बना के लिख दियो, उसके बाद क्या होगा? बिकॉज अर्थ हैज अ ह्यूज मास एंड एज कंपेयर टू अर्थ वी हैव अ वेरी लिटिल मास, सो द एक्सेलरेशन इन अर्थ डज नॉट टू विजुअल, मतलब दिखता नहीं जल्दी, वैसे कुछ अंग्रेजी में क्या बोले उसको, कैन नॉट सी बाई अस, ऐसा मतलब। या फिर आप लोग बोल सकते हो द एक्सेलरेशन इन अर्थ इज अप्रोक्सीमेट नेग्लिजिबल, या फिर नेग्लिजिबल, है ना। सिंपल हो गया आपका, बस मतलब दिखता ही नहीं, होता ही नहीं, लगभग ऐसा होता है, वेरी बहुत छोटा, मतलब बोले तो क्या बोलेंगे, एकदम एटम से भी छोटा है, एटम से छोटा नहीं, एटम के बराबर का उसमें एक्सेलरेशन होता है ना। यह तो हो गया। अब देखो अब हम लोग को एक और चीज पता है कि अर्थ जो है फुल्ली राउंड नहीं है, अर्थ क्या कुछ ऐसा चिपटा टाइप, कुछ ज्यादा चिपटा नहीं बन गया। अर्थ जो है कुछ ऐसा है, कुछ अंडे के शेप का नहीं बोल सकते, कुछ संतरे के शेप का है ना, ऊपर नीचे से चपटा, साइड से मोटा है थोड़ा। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जो है आपका जो हमारा इक्वेटर होता है, इक्वेटर वो सेंटर से पास होता है, जो पोल वगैरह यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे देखियो, अब इक्वेटर यहाँ पे जो रेडियस होगा वो आपका बड़ा होगा, ये जो होगा बड़ा है, तो इसको कैपिटल आर से इंडिकेट कर दे रहा है। यहाँ पे देखो यहाँ चिपटा है, ऊपर से क्या है, थोड़ा चिपटा हुआ, ऊपर नीचे से दबा हुआ है, वहां क्या होगा आपका आर जो है थोड़ा कम होगा ना। तो इक्वेटर पे कोई भी बंदे का एक्सेलरेशन क्या होगा, वहां पे कम होगा। इक्वेटर पे कोई भी बंदे का एक्सेलरेशन कम होगा, और वहीं पोल पे आपका कोई भी बंदे का एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। क्यों? आप लोग देखे तो वहां पे बाई में आ रहा था ना, बाई में था कि ऊपर था? बाई में था। बाई में यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी जैसे जैसे आपका रेडियस बढ़ेगा, फिर बोल सकते हो आप लोग कि डिस्टेंस बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका फोर्स घटते जाएगा। दैट्स ओके। ओके, तो वहीं आपका देखो इक्वेटर का आपका रेडियस इतना बड़ा है,
तो इसमें आपका फोर्स घट जाएगा, और वहीं आपका अर्थ के टॉप पे आपका जो है क्या होगा, आपका रेडियस छोटा है तो वहां पे फोर्स बढ़ेगा। ठीक है, और उसके अलावा ये तो आपका वेरिएशन हो गया कि ऑन द सरफेस पे कहाँ का वैरी करता है। उसके अलावा अगर आप अर्थ से दूर जाते हो तो आपका अर्थ वापस से क्या कर रहे हो, दूर जा रहे हो, मतलब कुछ 1 मीटर 2 मीटर वैसा मत लेना, कुछ ज्यादा डिस्टेंस पे। ठीक है, तो इन दैट केस क्या होता है आपका कि आपका जो रेडियस देख सकते हो, सेंटर से डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो सेंटर जितना डिस्टेंस बढ़ेगा आपका जी क्या होगा, सॉरी एफ क्या होगा आपका, एफ घटेगा, एफ जी जो है वो क्या करेगा, इंक्रीज करता जाएगा, सो डिक्रीज करेगा जैसे जैसे आप अर्थ से दूर जाते हो। और थोड़ा एक और हाईली नॉलेज वाला बात कि आपका सरफेस पे जो है आपका अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स बोल लियो या फिर आपका ग्रेविटी बोल लियो, वो दोनों सेम मतलब हाईएस्ट होता है अर्थ के सरफेस पे। अब बहुत जन बोल रहा होगा कि भैया अगर हम अंदर घुस गए, मान लो कुछ यहाँ पॉइंट पे घुस गए तो घटना चाहिए ना, रेडियस तो घट रहा है। तो भैया आप आपसे एक सिंपल सवाल पूछते हैं, अगर आप अंदर गए, ठीक है, इस पॉइंट पे आप पर्टिकुलर, तो आपके ऊपर जो अर्थ का जो मास आपके ऊपर एक्ट कर रहा है, जैसे कि आप लोग जब सरफेस पे थे तो पूरा अर्थ का मास एक्ट कर रहा था, अब जब आप इसके अंदर आ गए तो आपके ऊपर कितना, इतना थोड़ा सा अर्थ का मास एक्ट करेगा, वैसे दिख नहीं रहा होगा, वो हल्का सर्कल है। ठीक है, थोड़ा डार्क कर देते हैं, इतना छोटा के ऊपर अर्थ का मास एक्ट करेगा। तो अब बताइए इतना छोटा अर्थ का मास का ज्यादा फोर्स होगा कि उधर वाला, ऑब्वियस सा बात है जो बड़ा वाला अर्थ है। तो इसलिए आप लोग जैसे जैसे अंदर जाते हो तो वैसे वैसे क्या होगा, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पे भी घटता है और ग्रेविटी वहां पे भी घटता है। ये चीज दिमाग में रखने का, भूलने का नहीं। ओके, तो इससे आप लोग अब एक चीज जो है अभी इसके आगे वो है आपका मास एंड ग्रेविटी, सॉरी मास एंड वेट। जो अभी तक हम मास और वेट में इतना जो भाषण मारे थे बीच बीच में, तब उसको अच्छे से समझने का बारी आ गया है। ये चीज दिमाग में रखना। और इस सबका अलग अलग फॉर्मूला भी होता है कि आप कितना हाइट पे जा रहे हो तो इन दैट केस आपका ग्रेविटेशन फोर्स कितना होगा, और आप जितना इतना डेप्थ पे जा रहे हो दैट के साथ ग्रेविटेशनल फोर्स कितना घटेगा, तो वो सब आपको 11th में इन डिटेल मिलेगा, विथ आपको प्रूफ अच्छे से मिलेगा वहां पे। ठीक है, हम 9th में जब थे तो हम इसको किए थे, बस इसका प्रूफ वगैरह हम देखे थे, उसके जो मेरा पुराने वीडियोस होंगे उसमें हम बताए भी होंगे शायद, हमको पता नहीं क्योंकि उस टाइम जोश में थे ना, अभी 10th का थोड़ा टेंशन में भी पढ़े नहीं है। ठीक है, तो इस चीज तो आप लोग थोड़ा, अगर आपको जानने का इच्छा हुआ कि क्या फॉर्मूला लगेगा इन दैट केस, कि आप लोग अर्थ से कितने हाइट पे, इतना हाइट पे जा रहे हो, एच हाइट पर जा रहे हो, उसमें आपका ग्रेविटेशन कितना होगा, डेप्थ में अंदर जा रहे हो तो इन दैट केस आपका ग्रेविटेशन कितना होगा, तो आप लोग जाके 11th का एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, या फिर मेरा पुराना वीडियोस देख लियो एक बार, वहां पे आपको प्रूफ भी मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगा वहां पे। ओके, सिंपल ग्रेविटेशन क्लास 9th बाय ओवर पावर स्टडीज, मेरा ओल्ड वीडियो आपको जो मिलेगा, जिसमें मेरा शायद थंबनेल पे मेरा पिक भी नहीं होगा। ठीक है, न्यूटन बाबा का पिक लगा हुआ देखना, तो वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज जो आपका इतना मास और वेट के ऊपर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन के साथ हम बता रहे हैं डायरेक्ट। ठीक है, जितना भी आपका चीज आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। फिर आपको एक वेट का हम यहाँ पे आपको फॉर्मुला तो नहीं दिए हैं। ठीक है, यूनिट में भी आपको क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि अभी आपको यूनिट खुद ही पता चल जाएगा, आप लोग खुद बता दोगे यूनिट क्या है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको फॉर्मुला वगैरह नहीं है, तो उस फॉर्मुला जो आपको हम अभी देने वाले, इसके बाद जो है आपको फॉर्मुला वगैरह थोड़ा डिस्कशन होगा। ठीक है, तो आपका मास क्या होता है, मास होता है क्वांटिटी ऑफ मैटर। जैसे कि हम इंसान है, हमारे अंदर ढेर सारा मसल्स है, मसल्स यानी बहुत सारे सेल्स भी हो गया, तो सेल कितना उसको हम लोग बोल सकते हैं मास। ठीक है, हमारे अंदर कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर, हमारे अंदर कितना मैटर भरा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं। फिर आप लोग सिंपल भाषा में बोल सकते हो हमारे अंदर कितना मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे अंदर कितना मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, ये जो हो गया आपका मास कहलाएगा। वेट क्या होता है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। जो हम लोग बोलते हैं ना कि भैया मेरा वेट इतना है, तो वेट असल में आप वेइंग मशीन से आप लोग वेट मेजर नहीं करते हो, यहाँ पे आपका स्पेसिफिकली मास मेजर होता है। आपका जो आपका 60 kg शो होता है वो आपका मास मेजर होता है। उसके अंदर जो आपका वेइंग मशीन हुआ ना, उसके अंदर भी कुछ सर्टेन कैलकुलेटर्स होते हैं, उन कैलकुलेटर्स का यूज करके जो है वेइंग मशीन आपको आपका वेट से आपका मास दिखाता है वहां पे। ठीक है, और आपको वैसे अगर आपको अपना वेट देखना है तो अपने स्प्रिंग बैलेंस का नाम सुना होगा। ठीक है, जिसका पिक आपको एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा। ठीक है, तो स्प्रिंग बैलेंस क्या करो, आप अपने मुंडी को लटकाओ और उसके ऊपर ऐसे खड़ा हो जाए, तो आपको जो आपका कितना वेट है स्प्रिंग बैलेंस में शो कर देगा। बट नॉर्मल स्प्रिंग बैलेंस मत करना भाई, उसमें आपका मैक्स टू मैक्स आपका 20 न्यूटन तक का रहता है।
आप लोग के लिए वो बड़ा वाला स्क्रीन ज्यादा चाहिए हुआ। और जैसे उसका फॉर्मूला वगैरह बताएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि आपका वेट कितना और आपका मास तो वैसे पता ही है ना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब कोई बंदे के अंदर जो भी मैटर है वो चीज आप लोग को यहाँ पे पता जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप अर्थ में कोई भी कोने मतलब अर्थ में हो या फिर कहीं पे भी हो तो आपका तो उसमें मास में तो कोई चेंजेस होगा नहीं, चाहे आप ऊपर से मेजर करो, नीचे से मेजर करो, साइड से मेजर करो, उस साइड से मेजर करो, आपका मास तो चेंजेस होगा नहीं ना। मास तो क्या होगा, सेम रहेगा। यानी कि मास में आपका डायरेक्शन का कोई चीज है नहीं कि आपका मास जो है नीचे ही हो रहा है, ऊपर ही हो रहा है, साइड में ही मास आपका कैलकुलेशन होगा, तो वैसा तो नहीं। तो क्या आपका स्केलर क्वांटिटी। और फोर्स हमेशा आपका, जैसे कि आप अर्थ पे तो आपका फोर्स कहाँ, नीचे एक्ट कर रहा है। अगर आपने मुंडी पर आप वेइंग मशीन लेके जाओगे तो आपका वेट मेजर होगा क्या, नहीं ना। तो इसलिए वो आपका वेक्टर क्वांटिटी होगा, उसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है हमारा, डाउनवर्ड डायरेक्शन, आपका वेक्टर क्वांटिटी हुआ। मास का यूनिट तो भैया हमें पता है केजी है। अब हम आपको बताएं क्या, वेट इज ऑल्सो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ना। इसको आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, ये चीज लिख देना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर फोर्स है तो उसका फोर्स का यूनिट क्या होता है भैया, न्यूटन बाबा की जय। तो न्यूटन होता है इसका भी ऐसा यूनिट, फोर्स का जो यूनिट है। अब यहाँ पे देखो, अगर आप कोई बंदा है जैसे कि हम हैं, हमारा मास कभी 0 हो सकता है, नहीं हो सकता है। वेइंग मशीन भले शो कर देगा 0, बट हमारा मास एक्चुअल में 0 नहीं होता। ठीक है, ना ही ये नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग जान रहे कि हमारा बॉडी में जितना मॉलिक्यूल्स है उसका जो चीज हुआ ना, तो हमारा बॉडी के अंदर का मॉलिक्यूल्स कब कमेगा, जब हमारा बॉडी डिस्ट्रॉय होगा, यानी कि जब मरने के बाद। तो यानी कि हमारा बॉडी का मास ना तो 0 हो सकता ना नेगेटिव, बट इन दैट केस वेट के केस में 0 हो सकता है। पॉजिटिव तो होता ही, पॉजिटिव हम लोग देखते ही, नेगेटिव भी हो सकता है। अब नेगेटिव कैसे, जैसे कि आप फोर्स के मोशन के अपोजिट में आपका ग्रेविटेशन लग रहा है तो उस टाइम आपका वेट नेगेटिव होता है, बट नेगेटिव तो शो करने के लिए कुछ है नहीं। अब 0 कब होगा, जब आप एक्सेलरेट कर रहे हो। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि कोई बंदा, अगर आप लोग जैसे मैरी गो राउंड या फिर क्या बोलते हैं उसको, वो जो क्या होता है वो ऐसे घूमने वाला, जो क्या बोलते हैं बाबा उसको, हम लोग तो यहाँ पे तारामाछी बोलते हैं उसको, जो ऐसे ऐसे घूमता है, क्या जो बोलते हैं उसका नाम भूल गया, इंग्लिश वाला नाम क्या पता क्या होता है। ठीक है, तो उसमें जैसे आप लोग नीचे आते हो, वो जो भी होता है, ठीक है, वो जो भी होता है घूमने वाला चीज, इससे उससे चीज जब आप लोग नीचे आते हो तो एक अलग टाइप का फीलिंग आता है, लगता है कि कुछ है ही नहीं शरीर में। वो क्यों होता है, क्योंकि आप उस टाइम एक्सलेरेशन में होते हो। और जैसा कि हमको बताएं कि एक अपोजिंग फोर्स भी लगता है ना, तो आपका एक फोर्स तो आपको नीचे खींच रहा है, तो वहां पे क्या करेगा, एक अपोजिट फोर्स आपको ऊपर भी ढकेलेगा। तो जो आपका जो यहाँ पे अपोजिट फोर्स होता है उसको हम लोग सूडो फोर्स बोलते हैं, आप लोग 11th में पढ़ोगे। उस फोर्स को हम लोग सूडो फोर्स बोलते हैं। सूडो यानी जो गलती से लगता है, यानी कि कोई एक जाना माना फोर्स नहीं, वो एक मतलब आईवी फोर्स होता है। ठीक है, एक एजम्पशन वाला फोर्स माना जाता है सूडो फोर्स। तो ये जो है आपका एक अपोजिट डायरेक्शन में आपका एक फोर्स लग रहा है, वो क्या करता है, दोनों फोर्स को कैंसिल आउट कर देता, आपका जो वेट 0 मान लिया जाता है। उसके अलावा आपका जो है मास 0 कब, वेट 0 कब होगा, मास तो 0 नहीं हो सकता। वेट 0 कब होगा, जब आप अर्थ के सेंटर में चल जाओ, वहां पे आपके ऊपर कोई मास एक्ट नहीं करेगा, तो आपका वेट क्या होगा, 0। या फिर वहां पे आपका नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि अर्थ के ऊपर तरफ से आपके ऊपर ग्रेविटी लगेगा ना, अर्थ के ऊपर क्रस्ट की ओर से आपको टाना जाएगा। उसके अलावा एक जो बड़ी बहुत अच्छा चीज हमको अभी याद आया कि अगर आप क्या करते हो ना, अर्थ के सेंटर से एक होल बना दो। ठीक है, एक होल, वहां पे होल दे, बस आप एक काम करो, एक आधा होल बनाओ। ठीक है, तो क्या होगा आपका नेट के वहां पे, कि अगर आप कोई चीज को इसके अंदर फेंकोगे, मतलब एकदम बहुत अंदर तक, ठीक है, तो इसका एक सर्टेन डिस्टेंस तक यहाँ नीचे पहुंचेगा, उसके बाद क्या करेगा, ये अपने आप ऊपर आ जाएगा। इसका एक बेस्ट एग्जांपल आपको देखने मिलेगा, अगर किसी ने डिज्नी का वो कार्टून देखा ग्रेविटी फॉल्स। ग्रेविटी फॉल्स याद है किसी को, नहीं याद है क्या? अच्छा, उसका अगर हमको एपिसोड वाला मिल जाए उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे कभी ना कभी। ठीक है, वो वाला एपिसोड आप लोग देखो तो आपको ये उसका उसमें यही चीज का एग्जांपल मिलेगा आपको। इसलिए बोला करते भाई, छोटा भीम ऑगी वगैरह देख लो चलेगा, छोटा भीम वगैरह मोटू पतलू मत देखो, बिना सेंस वाला चीज। डिज्नी के कार्टून वगैरह देखो, बहुत कुछ जानने मिलेगा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है आपका, ऐसे उसमें जो है यही चीज का एग्जाम्पल आपको दिया जाता है कि भैया अगर कोई बंदा अर्थ के क्रस्ट तक जाकर उसका छेद है, उसको हम बोल सकते हैं एंडलेस होल। आप लोग उसका एंड तक कभी नहीं पहुंच सकते। अब जैसे उसका एंड तक पहुंचने वाले होगा, क्या होगा, आप लोग का बॉडी वापस से ऊपर आ जाएगा। ये होता है आपका उसमें, क्यों, क्योंकि अर्थ के क्रस्ट से उस टाइम फोर्स लगता है आपका, बट आपको फील नहीं हुआ कि आप अर्थ के क्रस्ट की तरह आपको फोर्स लग रहा है।
आप लोग कुछ सर्टेन आवर्स के बाद आप लोग वापस से क्रस्ट के ऊपर आ जाओगे सही सलामत, कुछ नहीं होगा। भूख लगे तो बात अलग है, ठीक है। और वैसे से आप लोग एक और चीज समझ सकते हो कि अगर आप वहां पे नीचे आते हो तो आपका क्या होगा, आप लोग स्लोली नीचे आओगे। आपका अगर आप लोग के हाथ में कुछ चाय वगैरह हो तो चाय क्या होगा, ऊपर चला जाएगा थोड़ा, है ना। आपको एकदम स्पेस टाइप का फीलिंग होगा। तो स्पेस में भी क्या होता है, आपका एक्सेलरेशन ही एक्ट करता है। वहां पे ग्रेविटी आपका जीरो नहीं होता, वहां पे आपका एक्सेलरेटेड में होते हैं आप लोग हमेशा, ठीक है। अब मास तो भैया आप लोग देख लिये कॉन्स्टेंट होता है, और यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो कोई एक, जैसे मेरा ही हुआ, हम लोग अगर यहाँ पे तो अभी यहाँ पे पॉजिटिव है, अर्थ के बीच में जाएंगे तो नेगेटिव है, जीरो होगा, है ना। एक्सेलरेशन में जाएंगे तो हमारा जीरो हो जाएगा, यानी कि ये वैरी करता है। प्लस अगर हम पोल में जाएंगे तो कुछ और एक्सेलरेशन हमारे ऊपर एक्ट करेगा। लोग इक्वेटर पर रहेंगे तो अभी तो इक्वेटर पे ना, लगभग इक्वेटर पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर का आजू बाजू है, तो यहाँ पे अलग रेडियस है, तो यहाँ पे मेरा मास अलग है, मतलब वेट अलग है। पोल पे जाएंगे तो वेट अलग होगा, और फिर वहीं पे हम लोग इक्वेटर पे जाएंगे तो वेट घट जाएगा, और पोल पे वेट बढ़ जाएगा, है ना। तो अब जो है वेट को कैलकुलेट कैसे करें, तो भैया वेट क्या है, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है ना। वेट क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी, अली बताए थे हम आपको। एम जी हुआ था ना वो, हम इसका प्रूफ आपको दिखाए थे, जो भी चीज था, एम इंटू जी एम ई बाई आर ई का स्क्वायर। यहाँ पे जी एम ई बाई आर ई का स्क्वायर क्या बना था हमारा, छोटा वाला जी। तो एफ इजिकल टू एम जी, वेट क्या यही चीज है, फोर्स, वेट इजिकल टू एम जी। ये आपका हो गया ग्रेविटेशनल। और ये ग्रेविटी का वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो, बट हम बता देते हैं, आप लोग 9.8 ले सकते हो। और सम केसेस में अगर आपको बोला जाए कि भैया आपको 10 लेना है, तो यहाँ पे आप लोग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हो। बट अगर आपको कहीं पे कुछ दिया ना हो तो 9.8 लेने का, ठीक है। तो आप लोग का जितना मास है आप लोग वहां से अब यहाँ पे आप अपना वेट निकाल सकते हो, ठीक है। अब वो बेवकूफी बंद करो कि मेरा वेट इतना है, मेरा वेट इतना केजी है, मत बोलना, आपका मास है, ठीक है। मेरा मास कितना केजी है, ओके। और उसके अलावा मून के केस में आपको पढ़ना है थोड़ा बहुत। तो मून के केस में जो है, आप लोग वहां से अगर आप लोग को वो फॉर्मूला के थ्रू आप लोग अगर ग्रेविटी डिराइव करते हो, ठीक है, तो ग्रेविटी ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 ग्रेविटी ऑन अर्थ होगा, ठीक है। ये चीज आपका हो जाएगा। तो यानी कि वेट ऑन मून जो है, वेट ऑन मून क्या हो जाएगा, एम तो मास तो सेम रहेगा इंटू जीएम, ग्रेविटी ऑन मून। तो ग्रेविटी ऑन मून क्या हो जाएगा आपका, 1/6 ग्रेविटी ऑन अर्थ। हम लोग ग्रेविटी ऑन अर्थ को क्या लिख सकते हैं, 1/6 वेट ऑन अर्थ। तो अगर हम लोग चंदा मामा पर जाए तो हमारी धरती माँ में माँ पर हमारा जो वजन है उसका 1/6 हो जाएगा। जैसे कि अभी जो है हमारा मेरा मास, मेरा वेट जो है 70 इंटू 9.8 कर दो, यानी कि आपका आ जाएगा कुछ 7 के आजू बाजू आएगा, 7 इंटू 9.8 आएगा, 7 इंटू 98 आएगा ना, 98 न्यूटन। इतना वेट आएगा मेरा अर्थ पे। वही अगर मून पे जाएंगे तो इतना बाई 6 न्यूटन मेरा वेट होगा मून पर, ठीक है। जिसको मेरा वेट जानना कैलकुलेट कर लियो, है ना। आप लोग को अपना वेट भी निकालना तो कैलकुलेट कर लो। यानी कि कोई बंदा मोटा नहीं है, आप लोग गलत प्लैनेट पर हो, जाओ दूसरे प्लैनेट पर। अगर आपको मार्स का ग्रेविटेशन जानना है या फिर ग्रेविटी जानना है तो आप लोग मार्स का आप लोग रेडियस वगैरह पता करो नेट से, गूगल पे सब मिलता है। हमारे नासा या साइंटिस्ट ने क्यों रिसर्च किया, हमारे लिए तो किया, इन्फॉर्मेशन बटोरते जाओ, किया जा रहा है। ये जो है आपका लगभग जो है आपका फर्स्ट पार्ट यहीं पे एंड होता है, ठीक। जो चीज आपको जो मेन न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं वो इससे ज्यादा आता है, बता दे रहे हैं, ठीक है। ये चीज हो गया आपका यहाँ पे। और फिर जो है आपका एक फोर्स एंड प्रेशर करके एक टॉपिक है, वो आप लोग खुद से पढ़ लो, वो चीज हम नहीं बताएंगे यहाँ पे। क्यों नहीं बताएंगे, क्योंकि सिंपल है। आपका फोर्स क्या होता है, सिंपल, अभी तो हम लोग उसका फॉर्मूला वगैरह भी देख लिया। अब प्रेशर क्या होता है भैया, तो प्रेशर का फॉर्मूला बता देते हैं। प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, है ना। किसी भी एरिया पे हमारा कितना फोर्स लगता है उसको हम लोग प्रेशर बोलते हैं, सिंपल है। उसका कुछ एप्लीकेशन दिया होगा, जैसे कि हमारा जो है स्कूल बैग का स्ट्रिप, जो कि अभी कोई नहीं उठा रहा, लेकिन स्कूल बैग का स्ट्रिप वाइड क्यों होता है, टैंक के पहिए वाइड क्यों होते हैं, है ना। फिर हमारा जो है ब्लंट नाइफ से कोई भी चीज क्यों नहीं कट होता, वहीं शार्प नाइफ से कट होता है। सिंपल आपका एरिया वगैरह लेके है कि अगर आप वहां पे एरिया आपका कम होगा, एरिया अगर आपका कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा ना भाई, देख लियो ऑपोजिट में है, यानी कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया हुआ ना।
तो अगर आपका एरिया घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, घट जाएगा। सिंपल चीज। वहीं आपके बेल्ट के अगर हम लोग जो है स्कूल वाले बैग का जो बैग स्ट्रिप होता है तो ये आपका एरिया वाइड होता है, तो उससे क्या होगा, प्रेशर घटेगा। वहीं अगर आप शार्प नाइफ लेते हो तो शार्प नाइफ में एरिया क्या होता है, बहुत कम होता है, तो बहुत कम होने के कारण क्या होगा, उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। वहीं अगर आपका जो है छुरी का धार खत्म हो जाए तो क्या होता है, वो थोड़ा चौड़ा हो जाता है। आप लोग गौर कीजिएगा तो थोड़ा सा चौड़ा हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है। तो इन दैट केस क्या होता है, आपका एरिया बड़ा हो गया तो उसमें क्या होगा, प्रेशर आपका घट जाएगा, है ना। एरिया बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा। सिंपल है। तब हम लोग चलते हैं हमारे फ्लोटेशन वाले टॉपिक पर। तो ये जो है हमारा लगभग लास्ट टॉपिक में आ गया, बुयंसी है। तो बुयंसी होता क्या जनरली, तो ये फ्लूइड्स में होता है। यहाँ पे लिक्विड लिख दिया। वैसे जनरली आपको जो अभी एनसीईआरटी में पढ़ना है वो लिक्विड के बारे में पढ़ना है। और वैसे फ्लूइड होता क्या है, फ्लूइड ना, स्पेलिंग सही ना, हाँ, फ्लूइड। मतलब फ्लूइड होता क्या कि वो सब्सटेंस जो फ्लो कर सकता है, जैसे कि एयर फ्लो करता है, वाटर फ्लो करता है। तो हम लोग ऐसे क्या जानते हैं कि एयर, वैसे भी उसका तो मतलब बहुत ही मतलब उसका बुयंसी पता नहीं चलता है, बट इन जनरल में अगर आप एयर को भी लेके चलोगे तो वहां पे बुयंसी होता है। अब बुयंसी होता क्या, पहले वो बोल देते हैं ना। तो अपथ्रस्ट डन बाय अ लिक्विड ऑन द ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन इट, यानी कि एक जो अपवर्ड फोर्स, जैसे कि एक मान लो आप वाटर का जब वेसल लेते हो, ठीक है, उसमें आप लोग जब हाथ डालते हो तो हाथ कैसे लगता है कि हाँ मेरा हाथ के ऊपर कोई नीचे से प्रेशर डाल रहा है और ये ऊपर जाना चाहता है। ये चीज लगता है ना, जब भी हम लोग अपना हाथ डाल देंगे या फिर कोई ग्लास वगैरह डाले तो कैसे मतलब प्लास्टिक वगैरह का क्या होता है कि जैसे आप पूरा अंदर तक छोड़ देते हो, अंदर में ऐसे ऐसे पूरा अंदर तक ऐसे दबा दोगे, तो जैसे हटाओगे तो क्या करेगा, मग वगैरह जो भी प्लास्टिक का जो कंटेनर वो क्या करेगा, अचानक ऊपर आ जाता है। तो उसके ऊपर कौन फोर्स लगा रहा है या फिर प्रेशर लगा रहा, तो हमारा वही लिक्विड का एक अपना टेंडेंसी होता है कि वो एक अपवर्ड प्रेशर लगाएगा जो भी ऑब्जेक्ट उसके अंदर होगा उसके ऊपर, ठीक है। और इस टेंडेंसी का भी कुछ सर्टेन कंडीशन वो देखेंगे। अब फ्लूइड में यानी कि एयर में कैसे होता है, एयर में तो एयर में अगर आप लोग पेपर वगैरह होता है, पेपर को आप ऊपर से नीचे छोड़ते हैं तो पेपर कैसे अचानक बीच में फ्लोट करने लगता है ना, लेट से क्यों गिरता है, बस वही फ्लूइड प्रेशर। उसके मतलब एयर तो हमारे चारों ओर हो गया ना, बट जनरल में हम लोग उसको नहीं लेते हैं क्योंकि उसमें उतना मतलब सारा ऑब्जेक्ट नहीं, बस जो हमारा जो जिसका सरफेस एरिया बड़ा होता है उसमें वो दिखता है। और हम लोग जनरली पढ़ना भी होता है और लिक्विड में पढ़ना होता है, ठीक है। और इसका जो कहानी वगैरह था वो तो हम आपको स्टार्टिंग में बताया था आर्किमिडीज का, ठीक है। तो ये अपथ्रस्ट जो हुआ ये तो ठीक है। तो इसको अब हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट, उसको बुयंसी का बुयंट फोर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी फ्लूइड या लिक्विड कितना बुयंसी लगा रहा, कितना बुयंट फोर्स एक्सर्ट कर रहा, वो कैसे कैलकुलेट होगा। तो भैया जैसे कि आप मान लो आपने एक आइस है, ठीक है, आइस क्यूब है आपके पास, ये आइस क्यूब है, ये आपका है वाटर। वाटर या कोई भी दूसरा लिक्विड भी हो सकता है जिसमें ये फ्लोट करे या फिर अंदर जाए वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आप लोग को एक स्प्रिंग बैलेंस वगैरह तो पता होगा ना, कुछ ऐसा करके एक होता है आपका, यहाँ पे आपका एक स्प्रिंग बैलेंस होता है ऐसा करके, यहाँ पे एक हुक होता है, ठीक है। तो इसमें जो आपका फोर्स मेजर होता है, या फिर मान लो फोर्स क्या है, वेट है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, वेट है। तो आप क्या करो, इस क्यूब का वेट एक आप वाटर के बाहर कर लो, फ्लूइड के बाहर, और एक क्यूब का वेट आप क्या करो, फ्लूइड के अंदर में इसको रख के ऐसे, इसको ऐसे लटका के यहाँ हुक से, यहाँ से कुछ रस्सी से आप लोग टाई कर देना इसको, ऐसे करके आप मेजर कर सकते हो। ये ऑब्जेक्ट मेरे पास नहीं है, स्प्रिंग बैलेंस बोलते हैं इसको, होता तो आपको हम शो कर देते, बट अभी मेरे पास नहीं है तो नहीं कर सकते। तो इसमें जो आपका जैसे कि मान लियो यहाँ पे आपका जो है, जब आप इसको ऐसे इन जनरल हवा में रखते हो, आइस क्यूब का वेट है आपका, मतलब स्प्रिंग बैलेंस से आपका जो शो हो रहा है वो है कुछ मान लो 10 न्यूटन के अराउंड है। और वही जब आप इस वाटर के अंदर डालते हो तो उसके उसमें मान लो ये कुछ आपका 5 न्यूटन के अराउंड है। तो आपका बोयंट फोर्स कितना लगा, तो भैया ये 10 का 5 कैसे बना, कितना फोर्स लगेगा कि 5 न्यूटन हट जाएगा वहां से, सिंपल है, माइनस कर दो इसको, कितना आएगा आपका 5 न्यूटन, 10 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन, 5 न्यूटन आएगा, है ना। तो इसमें अगर आपका बहुत बार क्वेश्चन में ऐसा होता है कि आपको जनरल जो आपका फॉर्मूला वगैरह जो आपको आगे में हम बताएंगे वो आप उसको नहीं लगाकर आपको जनरल में ऐसा आइडिया दिया जाता है कि एक ऑब्जेक्ट का जो वेट है आउटसाइड द लिक्विड इज दैट मच एंड इनसाइड द लिक्विड इज दैट मच। तो अब बताओ उसमें बुयंट फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है। तो आपका बुयंट फोर्स इतना लगेगा, उसमें आप सिंपली उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, आपका जो है वहां पे बुयंट फोर्स निकल जाएगा।
उसके अलावा अब हम लोग जो है हमारा जो मेन आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर चलते हैं। उससे पहले जो आपका डेंसिटी बोलते हैं, सॉरी, आपका बोयंसी का जो फैक्टर्स हम बोल रहे थे वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो बोयंसी का जो पहला फैक्टर है वो है कि भैया आप कितना वॉल्यूम ले रहे हो लिक्विड का। अगर आप जैसे कि बहुत जन बोलता है कि ऑयल जो है क्या करता है, वाटर पर फ्लोट करता है, ठीक है। तो अब ऐसा थोड़ी है कि आप ऑयल पैर पर लगाओगे तो आप वाटर में फ्लोट करने लगोगे, नहीं ना होता है वैसा, सिंपल नहीं होता है। तो वैसा ही कुछ कुछ मतलब वैसा मतलब वो तो अलग चीज हो गया, वो आपको आगे जाके थोड़ा और डिटेल मिलेगा। तो इसमें जो है आपका पहला तो हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका ऑब्जेक्ट का कितना वॉल्यूम है, उसके मुताबिक आपका बुयंसी चेंज होगा, ठीक है। और दूसरा जो बुयंसी का जो फैक्टर है वो है आपका डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी क्या चीज हो तो हम लोग आगे थोड़ा पढ़ेंगे, वैसे आपको बता देते। डेंसिटी क्या होता है हमारा कि 1 मीटर क्यूब में, यानी कि एक जो आपका यूनिट वॉल्यूम है ना, एक यूनिट आपका, जैसे कि आपका एक क्यूब लेते हो, उसमें क्या होगा आपका सारा साइड क्या होगा 1 मीटर का होगा, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, तो इसका आपका वॉल्यूम कितना निकलेगा 1 मीटर क्यूब निकलेगा आपका कुछ, ठीक है। तो आपका 1 मीटर क्यूब में आप उस लिक्विड को, जैसे कि ऑयल का अलग वेट आएगा अगर आप लोग मेजर करोगे तो, कि आप लोग अगर देखे भी होगे कि अगर आप 1 लीटर वाला पाउच लेते हो ऑयल का तो उसके पीछे लिखा रहता है कि 910 ग्राम्स, और बाहर में लिखा रहता है 1 लीटर ऑयल। तो वो क्यों होता है, तो वो इसी कारण से होता है, डेंसिटी डिफरेंस है उसमें। और वाटर का आप रख लो तो 1 लीटर का पैक पाउच में आपका 1 लीटर ही आएगा, ठीक है, वो चीज आपका रहता है। तो यहाँ पे आप इसको सिंपली बोल सकते हो डेंसिटी, it is the mass of object in a unit volume बोल सकते हो, it is the mass of object in a unit volume, ऐसा करके आप लोग डेफिनेशन बना सकते हो। वैसे इसका जो सिंपली फॉर्मुला ही बता देते हैं, वैसे फॉर्मुला जो आपका मेन इंपॉर्टेंट है मास अपॉन वॉल्यूम। इसका वैसे आपको डेफिनेशन वगैरह पूछना है नहीं ना, तो सिंपली आप इसका फॉर्मुला याद रखो, मास अपॉन वॉल्यूम। आप इससे जैसे कि हम लोग फोर्स का भी, प्रेशर का भी ऐसी डेफिनेशन बनाते हैं, क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स अप्लाइड ऑन अ यूनिट एरिया, ये हो गया। यहाँ पे मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास कंटेन इन अ यूनिट वॉल्यूम, ये हो गया आपका, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो आपका जो उसके अलावा जो आपको जनरल कुछ कुछ का मास आपको पता होना चाहिए, तो वो हो गया आपका, जैसे कि ये वाला फॉर्मुला तो आपको याद रखना है डेंसिटी का। डेंसिटी को हम लोग इंडिकेट करते हैं रो से, ठीक है, रो बोलते हैं इसको, जो आपका कुछ ऐसा करके है ना, इसको हम लोग रो बोलते हैं। रो इज इक्वल्स टू एम अपॉन वी, मास बाय वॉल्यूम। इधर कैपिटल वी लिखने का ना, अगर आप स्मॉल वी लिखते हो तो उसका मतलब हुआ वेलोसिटी, अगर आप कैपिटल वी लिखते हो उसका मतलब होगा वॉल्यूम, ठीक है। छोटा बड़ा में भी अंतर होता है, ये चीज दिमाग में रखिए, ठीक है। और ये जो आपका डेंसिटी का जो कुछ का जो डेंसिटी आपको याद होना चाहिए, जैसे कि वाटर का होता है आपका 1000 kg पर मीटर क्यूब, और इसका ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में भी निकाल सकते हो, तो वो आप खुद से कर लेना, ठीक है। आपको जो है उसके लिए कुछ डाटा चाहिए होगा, तो डाटा वगैरह आप लोग आपका एनसीईआरटी में दिया होगा। और इसका अगर आप ग्राम में करते भी हो, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो क्या होगा आपका 1000 इंटू, इसको आप सिंपली कर देते हैं इसको, ठीक है, यहाँ पे। तो 1000 kg में कितना ग्राम हुआ भैया 1000, बाय 1 मीटर क्यूब में कितना सेंटीमीटर क्यूब आएगा 100 इंटू 100 इंटू 100, इतना सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ये आ गया ग्राम में। अब कैंसिल आउट करो, 2 0 यहाँ से गया, 2 0 यहाँ से गया, 2 0 यहाँ से चला गया, कितना है आपका 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको हम कन्वर्जन भी बता दें। वैसे आपको जो जनरल याद रखने का है वो आपका इसी यूनिट में ज्यादातर पूछा जाता है, और कभी कभार वाटर के केस में आपका ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में पूछ लिया जाता है, तो इसलिए हम बता दिए। उसके अलावा आपका आइस का जो डेंसिटी होता है वो है 920 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। यहाँ पे देखो आइस सॉलिड है, कुछ कुछ ऐसे हम लोग जनरल क्या मानते हैं कि जनरली क्या होता है कि वाटर का डेंसिटी सॉलिड से कम होता है, और एयर का डेंसिटी, या फिर बोल दियो कि कोई भी जो हमारा गैसियस सब्सटेंस है उसका डेंसिटी हमारा लिक्विड से भी कम होगा, ये होकर जनरल एक चीज होता है। बट कुछ कुछ केस में जैसे कि वुड का डेंसिटी आपका वाटर से कम है, उसका कुछ 800 के अराउंड में, ठीक है, अभी एग्जैक्ट याद नहीं है। और ऑयल का फेयर से तो ऑयल का तो वाटर से कम ही रहता है, ठीक है। और उसके अलावा आप लोग मर्क्यूरी जानते हो, मर्क्यूरी
एक एलिमेंट है हमारा जो हम लोग केमिस्ट्री में जनरली डिस्कस करते हैं उसके बारे में। तो उसका डेंसिटी इतना है ना कि उसमें आप लोग, जैसे कि आप लोग डेंसिटी को वैसे, उसके पहले एक चीज जान लो कि अच्छा आइस क्या होता है, H2 वाटर पे फ्लो करता है, वाटर पे फ्लोट करता है, उसका डेंसिटी कम है इसलिए वाटर पे फ्लोट कर रहा है। वुड का डेंसिटी क्या है, वाटर से कम है इसलिए वो क्या करता है, वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। आयरन का डेंसिटी कुछ आपका कुछ 10,000 के अराउंड है, ठीक है, 10,000 किलोग्राम्स। तो वो क्या करता है कि आपका जो है वाटर के ऊपर फ्लोट नहीं करता, डूब जाता है। यानी कि अगर आपका डेंसिटी, जैसे कि आप लोग निकाल लो कि अगर कोई सब्सटेंस है, ठीक है, कोई सब्सटेंस है आपके पास, कुछ सब्सटेंस है, मान लो ये ऑब्जेक्ट ए है, ठीक है, और आपका जो फ्लूइड है वो फ्लूइड बी है। अगर आपका डेंसिटी ऑफ ए ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ बी होगा तो वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा, ठीक है। अगर आपका डेंसिटी ऑफ ए, सॉरी फ्लोट नहीं, सिंक करेगा, सॉरी उल्टा बोलते, डेंसिटी ऑफ ए ऑब्जेक्ट का डेंसिटी फ्लूइड से ज्यादा होगा तो वो क्या करेगा, सिंक करेगा। अगर आपका वो मतलब कि वो इधर आ जाएगा, ठीक है। वही तो सेकंड केस क्या होगा आपके पास, अगर आपका डेंसिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड हुआ तो क्या करेगा, वो फ्लोट तो करेगा बट एकदम सरफेस पे, और सरफेस के अंदर घुसा हुआ रहेगा, ऐसा नहीं कि सरफेस के बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और इस केस में आपका बॉयंट फोर्स एक्ट करेगा, और जैसे ही वो सिंक कर जाता है उस केस में बॉयंट फोर्स एक्ट नहीं करता। ये चीज आप लोग को पता होनी चाहिए। चलिए, बॉयंट फोर्स एक्ट करता बट सबसे लीस्ट होगा, बॉयंट फोर्स एक्ट करेगा बट लीस्ट होगा। उससे आगे आपको कैलकुलेशन वगैरह करिएगा, आपको खुद समझ में आएगा, ठीक है। वो इतना भी दूसरा टेंशन नहीं लेने का। और उसके अलावा ये फ्लोट सिंक का आप लोग बता रहे हैं, ठीक है, फ्लोटिंग सिंकिंग का है ये चीज। उसके बाद क्या है, अगर आपका डेंसिटी ऑफ ए इज लेस देन डेंसिटी ऑफ बी रहेगा तो क्या होगा भैया उसमें, तो ये चीज आपका यहाँ पे भी नहीं, सरफेस के अंदर भी नहीं रहेगा, इस सरफेस के बाहर आपको आधा ऐसा फ्लोट करता मिलेगा। जैसे कि आपका आइस हो गया, आइस हम लोग क्या कहते हैं, थोड़ा सा ऊपर रहता ना, तब ना टाइटेनिक तक आया था, थोड़ा सा ऊपर रहता मैक्सिमम, मतलब कि आपका जैसे जैसे डेंसिटी का डिफरेंस हुआ, जैसे कि आपका देखो बहुत माइन्यूट सा लगभग 80 केजीज का डिफरेंस है, तो क्या होता है कि मैक्सिमम चीज आपका अंदर रह जाता है। वहीं आपका वुड होता है तो वुड का केस में आपका कुछ ऐसा दिखेगा, और वाटर केस, आइस के केस में आपका कुछ ऐसा होता है, ठीक है। आइस के केस में आपका मैक्सिमम पार्ट नीचे रहता है, मिनिमम पार्ट ऊपर रहता है। वुड के केस में आपका मैक्सिमम पार्ट ऊपर रहता है, मिनिमम पार्ट नीचे। ये आपका डेंसिटी के डिफरेंस के कारण है। और वहीं आपका उसी के लिए हम आपको अभी मरकरी का जो एग्जांपल ले रहे थे उसको भी आप लोग ऐसे समझ लियो कि मरकरी का डेंसिटी इतना है ना कि उसमें अगर आप आयरन का कोई नेल रखोगे ना वो भी ऊपर फ्लोट करने लगेगा। तो आप समझ सकते हो कितना आपका ज्यादा है मरकरी का डेंसिटी। मरकरी क्या है, हमारा एक तरह का लिक्विड है, लिक्विड है जो आपका, वैसे तो उसको एक एक्सेप्शन में भी माना जाता है केमिस्ट्री में कि मर्क्यूरी इज द ओनली मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट। ये चीज है ना आपका, ठीक है। ये आपका अब ये चीज आपका फ्लोटिंग और सिंकिंग का था। डेंसिटी भी हम बता दिए, तो डेंसिटी बता दिए, तो एक चीज जो है आपका वो चीज एक रिलेटिव डेंसिटी इसी से जुड़ा हुआ, उसको हम बाद में आपको डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल डिस्कस कर लेते हैं। तो ये है हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो हम लोग का आपके बुक में कुछ डेफिनेशन दिया होगा कि व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज होली और पार्शियली इमर्ज इन अ लिक्विड ब्ला 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 ब्ला। तो उससे हमको मतलब है नहीं वैसे भी, तो आपको जनरल जो आपका डेफिनेशन वगैरह आता है इसी स्टेटमेंट, इसी को उठा के उसको बना दिया जाता है, तो उतना दिमाग लगाने का नहीं उसको, ठीक है। आप लोग अगर फॉर्मूला को समझ जाओगे तो बाकी चीज का जरूरत ही नहीं है। तो इसमें आपको जो सिंपल बॉयंट फोर्स का जो फॉर्मूला की बॉयंट फोर्स आप कैसे कैलकुलेट करोगे उसका फॉर्मूला हमारे आर्किमिडीज बाबा ने दिया था। तो वो कैसा कैलकुलेशन होता है, तो उसका देखो, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय अ ऑब्जेक्ट। जैसे कि मान लियो कोई जो ऑब्जेक्ट है उसका कुछ इतना सर्टेन वॉल्यूम आपका इमर्स हुआ है, ठीक है। उसमें जो उसका वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा, उसमें जो उसका वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा तो इतना ही वॉल्यूम ना डिस्प्लेस करेगा, इतना उसके अंदर एक्स्ट्रा गया, सिंपल। यानी कि उसका जो है इतना वॉल्यूम जो है राइज कर जाएगा, वाटर का इतना वॉल्यूम राइज करेगा। अब यहाँ पे जैसे कि राइज तो हर जगह करता है, बट हम लोग उसको अलग सेपरेट करके कैसे मेजर कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखो आप लोग ऐसे सर्टेन पाइप लगा के आप वहां से क्या करते हो, आप लोग निकाल सकते हो पानी को, उसमें जितना पानी भरेगा वो कुछ इतना ही आपका वॉल्यूम, तो उसका सेम इतना ही वॉल्यूम का आपका पानी निकलेगा, ठीक है। कुछ इतना आपका वॉल्यूम का वाटर आएगा इसमें, ठीक है। तो अगर आप इस वाटर का अगर आप वेट कर लोगे मशीन से, वेइंग मशीन से अगर आप इसका वेट करते हो तो जितना न्यूटन आपका फोर्स आएगा, वैसे वो स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करना, वेइंग मशीन से नहीं, उसमें आपका मास दिखाता है, ठीक है। तो अगर आप इसको
स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करने के बाद इसका जितना आपका वेट आएगा, ठीक है, इतना जितना न्यूटन आपका वेट आएगा इसका, उतना न्यूटन जो है आपका बुओयंट फोर्स लग रहा है। ठीक है, जनरल आपका है ये आपका। और जितना आपका वॉल्यूम अंदर जाएगा लिक्विड का, सॉरी ऑब्जेक्ट का जितना वॉल्यूम लिक्विड के अंदर जाएगा उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा। ये तो आपको जनरल पता होना चाहिए। आप लोग जितना बड़ा मग का कंटेनर अंदर डालते हो उतना ही ना पानी डिस्प्लेस होता है, कुछ ज्यादा हो जाता है। उसके बाद अगर आप हाथ नीचे डालते हो तो हाथ का भी आपका उसके मुताबिक वॉल्यूम आपका इंक्रीज होता है। ऐसा नहीं कि हम लोग तो भैया ऐसा होता है कि हम जो है मग को पानी के अंदर डालते जा रहे हैं हाथ से, तो उसका वाटर का लेवल राइज होते जा रहा, तो वो किस लिए होता है? तो इसलिए होता है कि आपका हाथ भी साथ में अंदर जा रहा है। अगर आप बिना हाथ के या बिना कोई और डंडे फंडे के अगर आप उसको डालते हो तो आपका राइस नहीं करेगा। ठीक है, ये हो गया। अभी इसका एक आप जनरल फॉर्मूला भी एक है आपका बुओयंट फोर्स से, कि आपको ऐसा तो ये चीज आपका जनरल में अभी 9th में इतना तक में हो जाए, बट इसका एक जो फॉर्मूला है वो क्या हो गया। तो इसमें क्या होगा आपका, यहाँ पे देखो, अगर आप इस चीज का ये जो आपका वाटर का इसका वेट निकालते हो तो वेट क्या होगा इसमें, इसका पहले वॉल्यूम कितना हुआ। अच्छा, पहले इसका मास निकालते हैं ना। इसका डेंसिटी हम लोग को वाटर, जैसे कि हमारा कोई भी एक चीज हुआ तो उसका डेंसिटी होगा इसका, जिसके हम लोग वाटर में डालते हैं इसका कुछ डेंसिटी हुआ सर्टेन, ठीक है, सर्टेन डेंसिटी हुआ। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मास अपॉन वॉल्यूम आया ये हमारा। इसका हम लोग को मास नहीं पता कि कितना मास का हम लोग निकला है यहाँ पे, है ना। इसका हम लोग को मास नहीं पता, हमको पता कि अगर ये वाटर है तो उसका डेंसिटी कुछ 1000 है, इस पूछा तो उसका कुछ 1000 है। और आपका क्वेश्चन में हमेशा गिवन रहेगा कि आपका कितना वॉल्यूम वाटर के अंदर इमर्स किया या फिर कोई भी एक सर्टेन लिक्विड के अंदर इमर्स किया, ठीक है, कितना आपके उस लिक्विड के अंदर गया, ये चीज आपका हमेशा दिया रहेगा। तो आपको यहाँ से वॉल्यूम मिल जाएगा, तो आप मास निकाल सकते हो क्या। हाँ, तो मास इज इक्वल टू क्या हो गया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। और हम लोग जानते हैं वेट जनरली क्या होता है, एम जी मास इंटू ग्रेविटी। हम लोग अभी जस्ट पहले देखे थे इसका पहले, है ना। अब मास क्या हो गया आपका, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और वॉल्यूम किसका होगा, वॉल्यूम होगा आपका ऑब्जेक्ट का, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कर रहा है। और डेंसिटी किसका होगा, व्हाट उस लिक्विड का, पर्टिकुलर लिक्विड का, क्योंकि वो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है। और जो आपका ग्रेविटी हो तो सबके लिए सेम रहेगा 9.8, या फिर अगर आपके क्वेश्चन में दिया है आपको 10 लेना है तो 10 ले लियो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, है ना। लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तो हम वापस से बता रहे, अगर आपके क्वेश्चन में दिया कि टेक जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तब आप 10 लोगे। अगर आपके कुछ ऐसा टेक वगैरह करके कुछ नहीं दिया तो भैया आपको अपना मासा टेक के वहां पे 9.8 लेना है। तो ये आपका जनरल हो गया बुओयंट फोर्स। तो इसका एप्लीकेशन जो है कहाँ कहाँ होता है, आप लोग एक लैक्टोमीटर सुने होंगे जो कि दूध का प्योरिटी बताता है, उसमें भी यही सेम यूज होता है, ठीक है। फिर हाइड्रोमीटर वगैरह वगैरह को बहुत कुछ इंस्ट्रूमेंट है, आप लोग थोड़ा एप्लीकेशन बुक से देख लियो और नेट वगैरह पे सर्च कर लो कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। वैसे बहुत कुछ होता है, जितना आप लोग बटर सकते हो नॉलेज बतोड़ते जाओ, किसका क्या जाएगा, है ना। और जो है आपको सिंकिंग वगैरह तो बता दिए थे ना, और सिंकिंग का जो है वैसे ही आपका डेंसिटी से आप लोग बता सकते हो। उसके अलावा आपका जो सॉल्टी वाटर होगा उसका डेंसिटी ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि उसमें आप लोग का सॉल्टी वाटर में क्या होगा कि उतना ही पर्टिकुलर 1 मीटर क्यूब में, अगर आप नॉर्मल वाटर लेते हो तो उसमें क्या होगा आपका मॉलिक्यूल्स कम होंगे, उसमें सॉल्ट का मॉलिक्यूल नहीं होगा। वहीं अगर आप वो सॉल्टी वाटर लोगे तो क्या होगा, उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स भी होगा प्लस सॉल्ट का पार्टिकल्स भी होगा। तो उसका देखो उसका मास बढ़ेगा कि नहीं, सॉल्ट का पार्टिकल्स के साथ बढ़ जाएगा। तो सॉल्टी वाटर का डेंसिटी आपका हाई होगा, ठीक है। और इसके अलावा जो एक और जनरल क्वेश्चन आता है कि भैया जी सबमरीन तो लोहा का बनता है, चलो सबमरीन तो चलो पानी के नीचे चलता, ठीक है। उसके अलावा आपका जो ये जो बड़ा बड़ा कार्गो शिप्स होता है वो सब तो आयरन का होता है, जो क्रूज शिप है वो सब तो आयरन का होता है, तो वो सब कैसे फ्लोट करता है। तो उसके अंदर जो है आप लोग अगर उसको अच्छे से आप लोग देखोगे तो उसके अंदर आप लोग को पता होना चाहिए कि वो जैसे कि आपको दिख रहा है ये आपका बाहरी ढांचा हुआ, उसके ऊपर जो वगैरह वगैरह चीज होता है, ठीक है। इसका जो नीचे में होता है यहाँ पे आपका कुछ एयर स्पेस होता है, एयर स्पेस, ठीक है, एयर स्पेस, ठीक है। यहाँ पे आपका एयर स्पेस होता है, तो इसलिए जो है आपका शिप्स वगैरह इससे फ्लोट करता है। और वहीं सबमरीन के केस में क्या होता है, वैसा ही एयर स्पेस होता है, बट उसमें जो अगर आपको सिंक करना रहता है तो क्या करता है वो एयर स्पेस खोल दिया जाता है, एयर स्पेस को कम कर दिया जाता है। वहीं अगर आपको वापस से ऊपर आना होता है तो क्या करता है एयर स्पेस को वापस से भरा जाता है वहां पे, ठीक है। कुछ सर्टेन प्रोसेस तो होता है, वो हमको इतना जनरल पता नहीं है, आप लोग को अगर जानना है तो गूगल बाबा की जय कर दो,
है ना। या फिर अगर आपको वैसे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है आपके दिमाग में तो वॉइस में पूछो, तब हम बता सकते हैं। ऐसे हमको कुछ ऐसा जनरल आइडिया नहीं है, कोई देखेगा तब ना बताएंगे भैया, कोई देखता ही नहीं। ठीक है, तो ये आपका एक फ्लोटेशन का जनरल हो गया। अब जो चीज आई है वो है हमारा रिलेटिव डेंसिटी, हमारा लास्ट एकदम लास्ट टॉपिक। डेंसिटी तो पता है, तो रिलेटिव डेंसिटी क्या हो गया। रिलेटिव डेंसिटी देखियो, रिलेटिव डेंसिटी क्या है आपका। तो रिलेटिव डेंसिटी सिंपल जो है आपका डेंसिटी, दो डेंसिटी का रिलेशन हो गया। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी जैसे कि हम लोग बताते हैं कि कोई भी एक, जैसे कि कोई भी चीज का आप रिलेटिव डेंसिटी निकाल दो, जैसे कि बोल दिया है आपको आइस का रिलेटिव डेंसिटी निकालो, तो आइस का रिलेटिव डेंसिटी कैसे निकालोगे, यहाँ तो लोग को रखना डेंसिटी ऑफ आइस बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, डेंसिटी ऑफ आइस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो आइस का डेंसिटी भैया 920 केजी पर मीटर क्यूब बाई 1000 केजी पर मीटर क्यूब। यहाँ पे आपका कैंसल आउट तो होगा नहीं, पॉइंट में आएगा 0.92, कुछ नहीं। क्यों कुछ नहीं, तो यहाँ पे देख लो कैंसल आउट हो रहा है, ये दो चीज क्या हो रहा है, कैंसल आउट हो रहा है। तो इसका कोई अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, तो देयर इज नो यूनिट इन द रिलेटिव डेंसिटी वगैरह वगैरह आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, उसके रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट होता ही नहीं। ठीक है, क्योंकि कैंसल आउट हो रहा है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे आपका कैंसल आउट हो जा रहा है। ठीक है, और उसमें भी अगर आपको जनरल यहां से अगर आपको बताना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा या नहीं करेगा, तो जैसे कोई ऑब्जेक्ट का, सर्टेन ऑब्जेक्ट का अगर आपका रिलेटिव डेंसिटी 1 आए, ठीक है, और रिलेटिव डेंसिटी नीचे हमेशा डेंसिटी ऑफ वाटर रहेगा, क्या रहेगा, डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट का रिलेटिव डेंसिटी 1 आए, ठीक है, क्या आएगा 1, तो उससे क्या होगा आपका, वो वाटर का वही आपके एकदम सरफेस के अंदर तो रहेगा बट ऊपर फ्लोट करेगा। 1 से कम आएगा, ठीक है, जैसे कि ये आइस, तो ये ऊपर में फ्लोट करेगा। किसी का 1 से ज्यादा आ गया, जैसे कि आयरन का आपका कुछ 7.8 आएगा, तो क्या अंदर चला जाएगा। और आयरन का डेंसिटी होता है 7800 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, और सबसे ज्यादा डेंसिटी शायद गोल्ड का है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया जनरल चीज जो आपको चीजें पढ़नी थी। अब जो आपको फॉर्मूलाज वगैरह जो हम लोग जो डिस्कशन किए थे, वो सब कौन कौन सा फॉर्मूला था तो एक बार देख लेते हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला था हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल्स टू क्या था हमारा, कैपिटल जी इंटू m1 मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1 इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट 2 बाई रेडियस ऑफ प्लैनेट या फिर जो भी डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर। ठीक है, आपका फर्स्ट फॉर्मूला था। यहाँ पे आपका जी का वैल्यू क्या होगा, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला इसका। फिर ये जो चीज है आपका, अगर आप किसी मतलब कोई प्लैनेट के केस में लेते हो, कोई एक सर्टेन प्लैनेट जैसे कि ग्रेविटी ऑन अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका mge मास इंटू ग्रेविटी, जो भी हमारे ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो कितना होगा, मास इंटू ग्रेविटी ऑन अर्थ, ये हो गया। ये चीज आपका सिंपल है। और आपका जीई क्या होगा, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट का ग्रेविटी कितना निकलेगा, तो उसका आपका फॉर्मूला हो गया कैपिटल जी इंटू मास ऑफ प्लैनेट, कोई सर्टेन प्लैनेट जो आप ले रहे हो, जैसे कि यहाँ पे अगर हम अर्थ लेते हो तो यहाँ पे मास ऑफ अर्थ बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका जीई का फॉर्मूला। फिर मास का तो भैया मास तो एक सर्टेन अमाउंट है, उसका तो कोई फॉर्मूला है नहीं आपका, बचा क्या आपका फिर वेट। वेट का क्या हो गया आपका, सिंपल वही फोर्स ऑफ ग्रेविटी है तो mg होता है हमारे लिए। और जी कितना हो गया, अर्थ के केस में जी है हमारा 9.8 और मून के केस में जी है हमारा 1/6 9.8 या फिर 9.8/6, ये हो गया आपका अर्थ के केस में। आप फिर मून के केस में आपका ग्रेविटी। उसके बाद जो है आपका वेट हो गया। प्रेशर, प्रेशर हम लोग एक चीज पढ़ रहे थे, प्रेशर क्या होता है हमारा, फोर्स अपॉन एरिया। फिर आपका एक चीज था डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी क्या हो गया आपका, रिलेटिव डेंसिटी मास ऑफ सॉरी डेंसिटी ऑफ जो सब्सटेंस हो गया आपका ऊपर में बाय डेंसिटी ऑफ
वाटर। ठीक है, ये हो गया आपका कुछ जो फॉर्मूलाज हम लोग जो पूरे चैप्टर्स में है, ये जो आपका जनरल फॉर्मूलाज है। उसके बाद भैया हम लोग जानते क्या है कि जी हमारे एक टाइप का एक्सेलरेशन है। ठीक है, जी हमारे क्या है, एक टाइप का एक्सेलरेशन है। तो हम लोग इसको काइनेमेटिकल इक्वेशन में यूज कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, आपका फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी था ना, ए की जगह मैं क्या पुट कर दूं, जी gt। और आपका g पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, वो आपका मोशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे आपका फ्री फॉल हो रहा है तो उसमें g आपका पॉजिटिव होगा। अगर आप नीचे से ऊपर फेंक रहे हो तो g आपका नेगेटिव होगा। ये चीज आपको दिमाग में रखना। ठीक है, g पॉजिटिव कब होगा, जब वो ऊपर से नीचे आएगा, और नेगेटिव कब होगा, जब वो नीचे से ऊपर आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका g का। फिर उसके बाद सेकंड में क्या था, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता, तो यहाँ क्या हो जाएगा जी टी स्क्वायर। अब वो पॉजिटिव कब होगा नेगेटिव कब होगा वो आप लोग को डिसाइड करने का है। फिर जो थर्ड फॉर्मूला वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस की जगह आप लोग क्या लिख दो, जी एस। और हम लोग जनरली यहाँ पे क्या लेते हैं, एस क्या होता है हमारा हाइट, कुछ सर्टेन हाइट से ना फिफ्टी, आप उसको जी एच लिख सकते हो, यहाँ पे आप एच लिख सकते हो उसको। ठीक है, उसके अलावा कुछ वी के केस में और यू के केस में भी है। अगर आप ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल करवाते हो, फ्री फॉल, तो क्या होगा आपका, फ्री फॉल करवाते टाइम उसका जो है इनिशियल वेलोसिटी आपका 0 हो जाएगा। और वहीं अगर आप कोई ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंक दो, नीचे से ऊपर, तो आप देखो हाईएस्ट पॉइंट पर आने के बाद इसका स्पीड कुछ देर तक, आप लोग कुछ सेकंड तक देखो, नोटिस करो, कुछ सेकंड तक ये क्या होता है, रुक जाता है। यानी कि इसका जो है, अगर आपका कोई बोला जाए कि एट द टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसका क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको दिमाग में रखना। उसके अलावा जो जितना टाइम आपको नीचे से ऊपर, जैसे कि ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पे डाल फेंकते हो, तो क्या होगा आपका, यहाँ से यहाँ जाने में, ए से बी जाने में जो आपका टाइम लगेगा, ए टू बी आपका जो टाइम लगेगा कुछ टी, ये आपका सेम टाइम लगेगा कहां से कहां, बी टू ए आने में वापस। ठीक है, यहां से यहाँ जितना टाइम लगेगा वहां से नीचे भी उतना ही टाइम में आएगा। ये कुछ जनरल चीजें हैं, वैसे टाइम का केस में उतना कुछ है नहीं, और कोई जनरल याद रखना है वी और जी वाला में। ठीक है, वी आपको 0 कब लेना है, जब आप नीचे से ऊपर फेंकते हो। ठीक है, उस टाइम जो आपका हाईएस्ट पॉइंट पे जो आपका फाइनल वेलोसिटी आएगा वो 0 होगा, भले आपको गिवन हो ना हो, आपको 0 लेना हो। वहीं अगर आपका फ्री फॉल होता तो वहां पे u 0 लेना है। या फिर आप इसको जनरली याद रख सकते हो कि जब भी हम लोग ऊपर के पॉइंट में जाते हैं ना, तो वहां पे वो चीज 0 रहेगा, और वहीं नीचे का पॉइंट में उसका कुछ सर्टेन अमाउंट रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ये चीज आप जनरली दिमाग रखो। अब यहाँ पे आप देख भी लो ना, जब फ्री फॉल हो रहा है तो ऊपर से नीचे आ रहा है ना, क्या हो रहा है, u इज इक्वल टू 0। वहीं अगर आपका ऊपर नीचे से ऊपर जाता तो v इज इक्वल टू 0। अब v कहाँ का, ऊपर पॉइंट का। सिंपल हो गया ना याद रखने के लिए। ये हो गया आपका, और जी का केस का तो बता दिए, वी और यू भी बता दिए। तो बस पूरा चैप्टर खत्म। तो टाटा बाय बाय, गुड नाइट, सी यू, टाटा बाय बाय।